नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन SCMP के रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बार रिवीजन लेक्चर जो SCMP का लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं और मैं डिटेल में हर टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इस चैप्टर का अपन रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करना या कॉस्ट को मेंटेन रख के क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर में उसी के बारे में दे रखा है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं इसमें? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो दे रखा है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू चेन एनालिसिस दे रखा है। एक दे रखा है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, एक कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे लिया जाता है उसके बारे में दे रखा है। एक वैल्यू शॉप मॉडल दे रखा है और एक विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव का टॉपिक दे रखा है। ये सारे टॉपिक आपके स्टडी मेट में दे रखे हैं। जितने भी स्टडी मेट में टॉपिक दे रखे हैं अपन टोटल टॉपिक्स कवर करेंगे, उन सबका डिटेल में कवरेज करेंगे। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जो आपने सीए इंटर में कॉस्ट मैनेजमेंट किया था, जो सीए इंटर में आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की थी, वही क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या करते थे वहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालते थे। तो प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालते थे। दूसरा, आप बजट बनाते थे और ईयर एंड पे एक्चुअल रिजल्ट आता था। एक्चुअल रिजल्ट को आप बजट से कंपेयर करते थे। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक लगा के आप वेरिएंस निकालते थे। अगर वेरिएंस आपके फेवर में नहीं आते थे, एडवर्स वेरिएंस आते थे, तो आप कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक लगा के जबरदस्ती कॉस्ट को कम करते थे। ये होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। आप जबरदस्ती कॉस्ट को कैसे कम करते थे? आपने मटेरियल एक्स को एक चीप क्वालिटी का मटेरियल है, मटेरियल वाई से सब्सटीट्यूट करके अपनी कॉस्ट कम कर दी। तो आप जबरदस्ती कॉस्ट को कम करते थे। ये होता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक ही फोकस होता था कि कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दिया जाए। चाहे एम्प्लॉई दुखी हो, चाहे कस्टमर दुखी हो, चाहे प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को अपन को कम करना है। अगर अपन कॉस्ट कम कर देंगे तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सोच रखता था, ऐसा ये सोचता था। उसका फोकस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कम कर दिया जाए। कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसके 50 सर्विस सेंटर है, 50 सर्विस सेंटर थे। कंपनी ने क्या किया? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई किया और अपने 40 सर्विस सेंटर बंद कर दिए। अब ओनली 10 सर्विस सेंटर बचे। तो क्या हुआ? इससे एम्प्लॉय भी दुखी हो गए, कंपनी के एम्प्लॉय पे प्रेशर आ गया, एम्प्लॉय दुखी हो गए। दूसरा, कस्टमर को टाइम पे सर्विस नहीं मिल पा रही, टाइम पे सर्विस नहीं मिल पा रही तो कस्टमर भी दुखी हो गए, क्वालिटी वगैरह भी खराब हो गई। तो ये होता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। बस अपना फोकस क्या था? कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कम कर दिया जाए ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये नहीं देखता था कि चाहे एम्प्लॉय दुखी हो, चाहे कस्टमर दुखी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका तो ऑब्जेक्टिव क्या था? कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट को कम कर दिया जाए। अब जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता था, इसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते थे, काफ़ी सारे इसके लिमिटेशंस होते थे, काफ़ी सारी इसमें खामियां होती थी। क्या क्या खामियां होती थी एक एक करके देखते हैं। पहला दे रखा है शॉर्ट टर्म आउटलुक। इसकी जो सोच होती थी ना ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, वो छोटी सोच होती थी। ये दूरगामी नहीं सोचता था, इसकी सोच छोटी सोच होती थी। छोटी सोच कैसे? जैसे आपने सुना होगा, दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या सोचता था कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जो रूटीन मेंटेनेंस, जिसको अपन रूटीन मेंटेनेंस भी बोलते हैं, रूटीन मेंटेनेंस करवाने के बजाय मशीनों का अपन को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाना चाहिए। कि क्या सोचता था कि जब मशीन खराब होगी तब की तब देखी जाएगी, अपन को रूटीन मेंटेनेंस पे पैसा नहीं खर्च करना। रूटीन या डेली मेंटेनेंस या वीकली मेंटेनेंस पे अपन को पैसा खर्च नहीं करना, जब मशीन खराब होगी तब की तब देखी जाएगी। ये ऐसा सोचता था। जब ये नहीं सोचता था कि अगर मशीन खराब हो गई तो आपका पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक गया तो आप कस्टमर के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाओगे। और वैसे भी आज का मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। कस्टमर कहीं और चला जाएगा, कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्शन रुक गया, आपकी लेबर खाली बैठी रहेगी, उनको फ्री का पेमेंट जाता रहेगा। तीसरा, जब मशीन आपकी खराब हो गई, मान लो मशीन खराब हो गई, तो उसको ठीक करवाने की भी भारी कॉस्ट आएगी, भारी खर्चा आएगा उसको ठीक करवाने में। तो ये इतनी दूर की नहीं सोचता था। ये सोचता था कि जब मशीन खराब होगी तब की तब देखी जाएगी, अभी पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसकी सोच क्या होती थी? छोटी सोच होती थी, संकीर्ण सोच होती थी, दूरगामी ये सोच नहीं रखता था। दूसरा, रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच मतलब ये कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद कदम उठाता था। कॉस्ट इनकर्ड हो गई आपकी, उसके बाद कदम उठाता था। जैसे आपने पहले बजट बनाया, फिर एक्चुअल रिजल्ट आ गया, फिर इसने एक्चुअल रिजल्ट को बजट से कंपेयर किया और कॉस्ट आपकी ज्यादा आई तो इसने क्या किया? कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक लगा के कॉस्ट को कम किया। मतलब आपका एक्चुअल रिजल्ट आया, अगले साल के लिए आप कॉस्ट कम कर रहे हो, कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद क्या कर रहे हो? कदम उठा रहे हो। इसके ऊपर एक कहावत ठीक बैठती है, कहावत आपने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सेम टू सेम इस पे वो सटीक बैठती है वो कहावत। इसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता था?
कोस्ट रिडक्शन पे एक्सेसिव फोकस करता था, कोस्ट रिडक्शन करने में लगा रहता था कि कैसे न कैसे करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और एक्सेसिव फोकस करने के चक्कर में क्या हो जाता था, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी खराब हो जाती थी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी खराब हो जाती थी। जैसे कुछ मोबाइल कंपनीज थी, आपने सुना होगा जियोनी, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल, पहले काफ़ी चलती थी ये। इन्होंने क्या किया, ये अपनी कॉस्ट को कम करने में लगे रहे। स्टार्टिंग में इन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, फिर इन्होंने क्या किया, बस इनका एक ही टारगेट था, इन्होंने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई किया और कॉस्ट कम करने में लगे रहे। और कॉस्ट कम करने के चक्कर में इन्होंने अपनी क्वालिटी खराब कर ली और आज ये मार्केट से आउट हो गए। इसके बाद अगला है, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता था, ये बाहरी फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर देता था। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब ये कंपटीशन को नहीं देखता था कि बाहर कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट तो बस कॉस्ट कम करने में लगा रहता था। ये बाहरी फैक्टर जो होते हैं कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये देखता ही नहीं था। जैसे एक कंपनी थी नोकिया, नोकिया स्टार्टिंग में काफ़ी चली थी। नोकिया ने कंपटीशन को इग्नोर किया, कंपटीशन को, उसने ये नहीं देखा कि उसके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। नोकिया ये देखना भूल गया कि सैमसंग वगैरह जो हैं ये नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, एंड्रॉइड वगैरह लेके आ रहे हैं, और नोकिया नॉर्मल तरीके से चलता गया और नोकिया क्या हुआ, मार्केट से आउट हुआ। ऐसे ही एक कंपनी थी बजाज ऑटो, आपने सुना होगा बजाज ऑटो, जो पहले स्कूटर्स बनाती थी। उसने बाहरी फैक्टर को इग्नोर किया, उसने कंपटीशन को इग्नोर किया, उसने ये नहीं देखा कि कंपटीटर उसके क्या कर रहे हैं, उसने ये नहीं देखा कि जो होंडा कंपनी है, हीरो कंपनी, ये अब बाइक वगैरह लेके आ रही है, और वो बजाज ऑटो क्या हो गई, मार्केट से आउट हो गई। ऐसे ही काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनी थी, एयरसेल, यूनिनोर, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, आपने सुना होगा। अब इन्होंने बाहरी फैक्टर को नहीं देखा और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इन्होंने इग्नोर किया कि कस्टमर को क्या चाहिए, जबकि उस जमाने में कस्टमर को क्या चाहिए था कि कस्टमर को अच्छी स्पीड का नेट मिल जाए, अच्छे स्पीड में नेट मिल जाए, कम रेट में नेट मिल जाए, ये कस्टमर चाहते थे। और इन्होंने इस बात को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इन्होंने इग्नोर किया, जबकि जियो ने इस बात को पकड़ लिया। जियो ने भाप लिया कि कस्टमर किस चीज़ के पीछे बढ़ा है, कस्टमर को आज के ज़माने में क्या चाहिए, कस्टमर किस चीज़ का भूखा है, कस्टमर किस चीज़ का प्यासा है, भूखा है, या कस्टमर को क्या चाहिए, ये जियो ने पकड़ लिया। जियो ने क्या किया, अच्छी स्पीड का नेट कम रेट में देना स्टार्ट कर दिया, और जियो ने क्या किया, बाकी कंपनी मार्केट से आउट हो गई और जियो ने मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जिन्होंने भी फॉलो किया वो सब बर्बाद ही हुए। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता था, बाहरी फैक्टर को इग्नोर करता था, जैसे कंपटीशन, मार्केट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इनको देखता ही नहीं था, बस कॉस्ट कम करने में लगा रहता था। इसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की एक खामी और थी, ये अकाउंटिंग डाटा के भरोसे चलता था। जो भी आपने अकाउंट्स में एंट्री कर रखी है उसके भरोसे चलता था। आपने देखा अकाउंट्स में आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा काफ़ी करोड़ों में आ रहा है, जबकि आपके कंपटीटर्स का खर्चा कम आ रहा है। तो आपने सोचा कि चलो एडवर्टाइजमेंट करना कम कर देते हैं क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ रहा है बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये उसके भरोसे चलता था। अकाउंटिंग डाटा क्या हो सकता है, मिसलीडिंग भी हो सकता है, अकाउंटिंग डाटा मिसलीडिंग भी हो सकता है। और लास्ट इसकी लिमिटेशन है, ये रिव्यू करने पे और इंप्रूव करने पे फोकस नहीं रखता था, रिव्यू करने पे और इंप्रूव करने पे फोकस नहीं रखता था। जैसे मैंने कुछ मोबाइल कंपनी का आपको एग्जांपल दिया था, जियोनी, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल, ये स्टार्टिंग में काफ़ी चलती थी। इन्होंने कभी भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिव्यू किया ही नहीं, और ये दमादम क्या करे, इन्होंने कॉस्ट को कम करने में लगे रहे। इन्होंने कभी भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिव्यू किया ही नहीं कि इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में काफ़ी खामियां आ रही हैं, इनकी टच स्क्रीन में दिक्कतें आ रही हैं, इनके कैमरा में दिक्कतें आ रही हैं, इनको सिर्फ रिव्यू किया नहीं, और इनके जो बाकी न्यू प्रोडक्ट भी आए वो भी खराब बनते गए। इस चक्कर में ये बर्बाद होते गए। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट रिव्यू करने पर और इंप्रूव करने पर फोकस करता ही नहीं था, वो तो बस कॉस्ट कम करने में लगा रहता था। ये थी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशन, शॉर्ट टर्म आउटलुक, रिएक्टिव अप्रोच, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, रिलाइंग ऑन अकाउंटिंग डाटा, और लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। ये इसकी लिमिटेशन थी। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, मेमोरी वर्ड लायर्स, LIERS, लायर्स। L फॉर लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन, I फॉर इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, E फॉर एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, R फॉर रिएक्टिव अप्रोच, अगेन R फॉर रिलाई ऑन अकाउंटिंग डाटा, और S फॉर शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये आपको याद रखना है। इसकी केस स्टडी भी है, क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है, और डाइजेस्ट में भी क्वेश्चन इसकी केस स्टडी पूछी गई थी, तो वो मैंने क्लास में करवाई भी थी आपको। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करना, या कॉस्ट को मेंटेन रख के क्वालिटी को इंप्रूव करते जाना, ये होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, इसकी मीनिंग दे रखी है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना और साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल करना। मैंने क्या बोला, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना और साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल करना, ये होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एक तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके, क्वालिटी को मेंटेन रख के कॉस्ट को कम करना, या कॉस्ट को मेंटेन रख के क्वालिटी को इंप्रूव करते जाना, ये होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 में काफ़ी सारी टेक्निक दे रखी हैं आपको, जैसे GIT दे रखा है, काइजन कॉस्टिंग दे रखा है, वैल्यू चेन एनालिसिस दे रखा है, वैल्यू इंजीनियरिंग दे रखा है, फंक्शनल एनालिसिस दे रखा है,
ये सब टेक्निक्स क्या होती है, कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। इनको अप्लाई करके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंप्रूव करना और साथ ही साथ कोस्ट को भी कंट्रोल करना क्या होता है, स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट बोलता है अगर आपको आज के ज़माने में बिजनेस करना है, आज के ज़माने में अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो आपको कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज लेना पड़ेगा, आपको कंपिटिटिव एडवांटेज लेना पड़ेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज लेना पड़ेगा। अब कैसे लोगे, दो तरीकों से, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके या कोस्ट लीडरशिप करके, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके या कोस्ट लीडरशिप करके। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना दो कि बाकियों से कंपैरिजन होना ही बंद हो जाए, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा कर दो कि बाकियों से कंपैरिजन होना ही बंद हो जाए, जैसे एप्पल मोबाइल ने कर रखा है। दूसरा कोस्ट लीडरशिप मतलब आप अपनी कोस्ट को इतना कम कर दो, क्वालिटी को मेंटेन रख के, क्वालिटी को अफेक्ट ना करके अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो जिससे आप सेलिंग प्राइस कम चार्ज करो और आपके कंपटीटर्स उस कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को मैच ना कर पाएं और मार्केट से आउट हो जाए। इन शॉर्ट, आप अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो कि बाकी सारे कंपटीटर्स मार्केट से आउट हो जाए, बाकी सारे कंपटीटर्स उसको अचीव ना कर पाएं और मार्केट से आउट होकर बर्बाद हो जाए। तो ये होता है कोस्ट लीडरशिप, जैसे इंडिगो ने किया, इंडिगो की फ्लाइट्स ने किया, जैसे जियो ने किया एक तरीके से, या जैसे डी मार्ट ने किया। ये कुछ एग्जांपल है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कोस्ट लीडरशिप के बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में एंड में और देखेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कोस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम के बेसिस पे डिफरेंस दे रखा है। जो TCM होता था इसकी सोच क्या होती थी, छोटी सोच होती थी, और जो SCM इसकी सोच क्या होती थी, दूरगामी सोच होती थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, TCM सोचता था कि मशीनों का रूटीन मेंटेनेंस करने की कोई नीड नहीं है, जब मशीन खराब होगी तब की तब देखी जाएगी, ये ऐसी छोटी सोच रखता था। जबकि ये नहीं सोचता था कि मशीन खराब हो जाएगी तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऑर्डर पूरे नहीं कर पाओगे, कस्टमर कहीं और चला जाएगा, प्रोडक्शन रुक गया, लेबर फ्री बैठी रहेगी, उनको फ्री का पेमेंट जाता रहेगा। इसके अलावा मशीन जब खराब होगी उस मशीन को ठीक करवाने में भी भारी खर्चा आएगा, ये नहीं सोचता था। जबकि SCM क्या करता है, ये दूरगामी सोचता है। इसके बाद फोकस, TCM ओनली इंटरनली कॉस्ट को कम करने में लगा रहता है। SCM क्या करता है, इंटरनली कॉस्ट तो कम करता ही है, साथ साथ बाहर भी देखता है कि बाहर क्या चल रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, ये भी ये देखता है। इसके अलावा कोस्ट ड्राइवर कंसेप्ट क्या होता है, खर्चों को अलोकेट करने का तरीका। जब आप मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हो या एक से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट बनाते हो तो खर्चे उनमें कैसे कैसे एलोकेट करते हो, वो तरीका होता है कोस्ट ड्राइवर कंसेप्ट। TCM में क्या करते थे आप, वॉल्यूम के बेस पे, यूनिट्स या आवर्स के बेस पे खर्चे एलोकेट करते थे, जो आपने CA इंटर में एक ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा होगा। SCM में कैसे खर्चे एलोकेट करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के बेस पे खर्चे एलोकेट करते हैं ताकि कॉस्ट एकदम एक्यूरेट आए, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आए, एकदम एक्यूरेट आए। इसके बाद दे रखा है ऑब्जेक्टिव। TCM में आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्कोर आपने सेट किया, एक टारगेट सेट किया, उसको अचीव करने का। मान लो आपने टारगेट सेट किया कि इस बार आपको 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है, तो TCM का क्या ऑब्जेक्टिव है कि 5 लाख रुपए कमाने, चाहे कैसे ना कैसे कमाने, कॉस्ट को कम करके या कैसे भी कमाने। SCM में क्या होता है ऑब्जेक्टिव, या तो कॉस्ट लीडरशिप करना है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद कॉस्ट को कम करना। TCM का क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। TCM का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे न कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दिया जाए। SCM का कॉस्ट तो कम करना है ही, साथ साथ वैल्यू को भी इंप्रूव करना है। अब वैल्यू कैसे इंप्रूव करोगे, उसके लिए बता रखा है वैल्यू चेन एनालिसिस, इस चैप्टर में अपन डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अप्रोच, TCM रिस्क अवर्स अप्रोच फॉलो करता है, मतलब रिस्क लेने से डरता है। SCM रिस्क टेकिंग अप्रोच फॉलो करता है, ये रिस्क लेता है, और रिस्क लेता है तो इसमें प्रॉफिट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। आपने सुना होगा एक डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। SCM रिस्क है तो इश्क है, वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसका भी मेमोरी वर्ड मैंने बना दिया, FOCCAT, फोकट। F फॉर फोकस, O फॉर ऑब्जेक्टिव, C फॉर कॉस्ट रिडक्शन, C फॉर कोस्ट ड्राइवर कंसेप्ट, A फॉर अप्रोच और T फॉर टाइम। इस अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हो। इसका एक तरीका और मैंने आपको याद करने का बताया। TCM को तो आप मान लो नॉर्मल स्टूडेंट्स मान लो इनको तो, और SCM को मान लो आप टॉपर्स मान लो, रैंकर्स मान लो। तो देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट पे चलते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंसेप्ट कैसे, वो लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के पास होना चाहते हैं, कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के वो CA फाइनल पास करना चाहते हैं। जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनके आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है तभी से वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और 2-3 साल की पूरी प्लानिंग बनाते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म कंसेप्ट के बेस पे चलते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो इंटरनल फोकस करते हैं। इंटरनल मतलब खाली उनका कोचिंग पे फोकस रहता है, जैसे कोचिंग में चल रहा है वैसे वैसे चलते हैं। वो बाहर के फैक्टर्स, कि बाहर इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है या बाहर पुराने टॉपर्स ने क्या किया था, उन सबको इग्नोर करते हैं। खाली इंस्टीट्यूट जो कोचिंग में चल रहा है उसके भरोसे चलते हैं। जो टॉपर्स होते हैं कोचिंग का तो देखते ही हैं, साथ में बाहरी फैक्टर, बाहर इंस्टीट्यूट आजकल क्या पूछ रहा है, बाहर जो बाकी टॉपर्स आए थे पहले उन्होंने ऐसा क्या करा था कि वो टॉप कर गए, ये सब भी वो देखते हैं। इसके अलावा TCM क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, वॉल्यूम के बेस पे पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि DT 2000 पेज की है तो DT को ज़्यादा टाइम देंगे,
उन्होंने देखा एक सब्जेक्ट होती थी पहले इसका ओल्ड कोर्स में, अब तो हट चुकी, तो इसका 200-250 पेज की है मान लो, तो उसको कम टाइम देंगे। वो वॉल्यूम के बेस पे पढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि डीटी तो सिंपल है, इसका टफ है, इसका को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, वो ये नहीं देखते। जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, एक्टिविटी के बेस पे पढ़ते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना चाहिए उस अकॉर्डिंग देते हैं। वो देखते हैं कि ऑडिट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो ऑडिट को ज़्यादा टाइम देंगे, उनको लगता है डीटी को कम टाइम देना चाहिए, डीटी को कम टाइम देंगे, उनको लगता है कोस्टिंग को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कोस्टिंग को ज़्यादा टाइम देंगे, इस अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। इसके बाद नॉर्मल स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 400 नंबर लाने का, पास होने का ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोर कीपिंग 400 मार्क्स लाने का ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मल स्टूडेंट का। लेकिन टॉपर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो कुछ रैंक लानी है या कुछ अलग करना है, हाईएस्ट मार्क्स वगैरह लाने हैं। इसके बाद नॉर्मल स्टूडेंट का पास होना क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पास होना क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। लेकिन टॉपर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पास होने के साथ साथ रैंक वगैरह लेके आना। नॉर्मल स्टूडेंट रिस्क लेने से डरते हैं, वो भीड़ के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो भीड़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं वो रिस्क टेकिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, रिस्क है तो इश्क है वाली कहावत वो फॉलो करते हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो। नॉर्मल स्टूडेंट टीसीएम को मान लो, एससीएम को क्या मान लो, टॉपर्स मान लो, इस अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रख सकते हो। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये क्या बोलता है, अगर आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई करना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई करना है तो 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या क्या करनी पड़ेंगी, पहला तो बोलता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तीसरा वैल्यू चेन एनालिसिस। आपको 3 तरह के एनालिसिस करने पड़ेंगे अगर आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपने बिजनेस पे अप्लाई करना है। तो एक तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और तीसरा वैल्यू चेन एनालिसिस। अब सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है आपकी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है, क्या कैपेसिटी है, क्या औकात है, इसको आप एनालाइज करोगे कि प्रेजेंट में आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या पोजीशन है, क्या औकात है। फिर आप फ्यूचर का टारगेट सेट करोगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाओगे। ये होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में क्या कैपेसिटी आपकी, क्या औकात है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे, फ्यूचर का टारगेट सेट करोगे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाना, उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाना, ये होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। जैसे जियो ने देखा उसकी 8-10 साल पहले कोई औकात नहीं थी, कोई उसको जानता भी नहीं था, उसने फ्यूचर का टारगेट सेट किया कि उसको टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी बनना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने प्लान बनाए। ये क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, जब मैंने सीए इंटर पास करी तो मैंने अपनी पोजीशन देखी कि मेरी औकात क्या थी, सीए फाइनल स्टूडेंट की, मेरी औकात क्या थी, पोजीशन क्या थी, सीए फाइनल स्टूडेंट की। मैंने टारगेट सेट किया फ्यूचर का कि मेरे को रैंक लानी है या रैंक 1 लानी है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने प्लान बनाए, वो क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस मतलब खर्चों को आपको प्रोडक्ट में ठीक से एलोकेट करना है, खर्चों को आपको प्रोडक्ट में ठीक से एलोकेट करना है। ट्रेडिशनल में आप कैसे करते थे, वॉल्यूम के बेस पे, यूनिट्स के बेस पे कर देते थे या तो हर्ट्स के बेस पे, जो आपने ओवरहेड चैप्टर में सीए इंटर में पढ़ा था। लेकिन एससीए में कैसे करना, आपको एक्टिविटी के बेस पे, एक्टिविटी के बेस पे करना है। स्पेसिफिक जो खर्चा जिस प्रोडक्ट के लिए लगा है उसी में एलोकेट करना है। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तब ये काम आता है। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो तो सारे खर्चे उसी में चले जाते हैं, लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखो इसको एग्जाम्पल से समझा, इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं कि मान लो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी, आपने ज़्यादा निकाल दी, कॉस्ट ज़्यादा निकाल दी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखोगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखोगे, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं आपका और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। दूसरा, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए थी, आपने कम निकाल दी, आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस भी कम रखी। सेलिंग प्राइस कम रखोगे वो बुरी तरह बिकेगा, भयंकर तरीके से बिकेगा, लेकिन आप लॉस में बेच रहे हो और लॉस में बेच रहे हो तो एक दिन मार्केट से आउट हो जाओगे, बर्बाद होगे। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर आप कॉस्ट ज़्यादा निकाल देते हो वो भी गलत है, कम निकाल देते हो वो भी गलत है। आपको एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप 2 प्रोडक्ट बनाते हो, एक बनाते हो पेन और एक मार्कर, पेन और मार्कर बनाते हो। आपने कॉस्ट निकाली, मान लो पेन की कॉस्ट निकाली 8 रुपये, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 3 रुपये का और 11 रुपये में आप सेल कर रहे हो, जबकि इस पेन की जो कॉस्ट है आपने कम निकाली है, जबकि कॉस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस पेन की जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ है। ऐसा पेन 20 रुपीज़ में मार्केट में बिकता है और आप क्या कर रहे हो, 8 रुपये की कॉस्ट निकाली है, 3 रुपये आपने इसमें मार्जिन ऐड किया, 11 रुपये में इसको सेल कर रहे हो, 11 रुपये में सेल कर रहे हो। बुरी तरह बिकेगा पेन, बुरी तरह बिकेगा, लेकिन आप लॉस में बेच रहे हो, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। ऐसे ही मान लो मार्कर की आपने कॉस्ट निकाल दी 18 रुपये, 18 रुपये कॉस्ट निकाल दी, आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया, मान लो 5 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, 23 आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, जबकि इस मार्कर की जो मार्केट प्राइस है वो मान लो वो है 15 रुपये, मार्केट प्राइस 15 रुपये। ऐसा मार्कर मार्केट में 15 रुपये में काफ़ी मिलता है। आपने कॉस्ट ज़्यादा निकाल दी, मार्कर की कॉस्ट ज़्यादा निकाल दी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखी, बिकेगा नहीं, मार्केट से आउट क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो कॉस्ट कम निकालना भी खतरनाक है, ज़्यादा निकालना भी खतरनाक है। आपको एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तभी आप एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे। तो एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालनी पड़ेगी, एक्टिविटी के बेस पे आपको
खर्चे एलोकेट करने पड़ेंगे। जो भी ओवरहेड होते हैं ना उनको एक्टिविटी के बेस पे एलोकेट करना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। टोटल ओवरहेड 10 लाख के हैं, प्रोडक्ट ए और बी की आप 60,000 और 40,000 यूनिट बनाते हो, तो पुराने तरीके में क्या करते थे आप, टोटल ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट से या नंबर ऑफ हार्स से डिवाइड करके एक ओवरहेड रेट निकालते थे और प्रोडक्ट में उस रेट से खर्चे एलोकेट कर देते थे, जो गलत तरीका होता था। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करोगे, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टॉपिक अपना जो चैप्टर 4 आएगा वहाँ अपन इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी थोड़ा ब्रीफ देखना हो तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ओवरहेड में देखेंगे कि ये ओवरहेड किन किन चीज़ों के लिए लगे, कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए लगे, और उसके बाद वो एक्टिविटी आपने प्रोडक्ट ए और बी, जो मतलब आप दो प्रोडक्ट बनाते हो ए और बी के लिए कितनी कितनी करी थी, कितनी कितनी अमाउंट में या कितनी कितनी क्वांटिटी में करी थी, एक तरीके से उनका कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे और फिर इसी के बेस पे क्या करेंगे, खर्चे एलोकेट करेंगे। इसी के बेस पे खर्चे एलोकेट करेंगे। ये होता है एक्यूरेट तरीका, ये होता है एक्यूरेट तरीका। अब एक्टिविटी की वजह से जो कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं अपन, दो होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर और एक होता है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जो अपन ने यूनिट्स में निकाला ना, ये क्वांटिटी में निकाला, जिसको अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो यूनिट्स में निकालते हैं वो होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, जो काम का होता है। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जो अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मान लो आप दो प्रोडक्ट बनाते हो ए और बी, लेबर को प्रोडक्ट ए बनाने में तो मजा आता है, कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्रोडक्ट बी को बनाने में लेबर को मजा नहीं आता, उनको मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये मजा आता है या मजा नहीं आता, ये चीज़ क्या हो गई, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। ये ज़्यादा काम का नहीं होता, काम का क्या होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, जो यूनिट्स में आता है, और इसी के बेस पे अपन क्या करते हैं, खर्चे एलोकेट करते हैं, इसी के बेस पे खर्चे एलोकेट करते हैं। ये था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ये यहाँ का काम का नहीं है, चैप्टर 4 में डिटेल में आएगा, तब इसको अपन और डिटेल में देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू चेन एनालिसिस। अब अपन देखते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे पहले अपन देखेंगे वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है। तो देखो वैल्यू चेन का मतलब क्या बता रखा है इन्होंने, एक फर्म जो भी एक्टिविटीज करती है, एक फर्म मतलब यहाँ पे सारी फर्म कवर हो गई, उसमें कंपनी भी कवर हो गई, पार्टनरशिप फर्म भी कवर हो गई, मतलब सारी एंटिटीज कवर हो गई। ऐसा नहीं कि खाली पार्टनरशिप फर्म है उसमें। तो एक एंटिटी जो भी एक्टिविटीज करती है, कौन सी एक्टिविटीज, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के फिनिश गुड्स को कस्टमर को डिलीवर करने तक और आफ्टर सेल सर्विस देने तक। एक एंटिटी प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस देने तक, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस देने तक जो जो एक्टिविटी करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन, उनको बोलते हैं वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके दो कैटेगरी में बांटना, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। दो कैटेगरी में बांटना, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, काम की एक्टिविटी है, उन पे तो स्पेशल फोकस करना, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देना। वैल्यू एडेड एक्टिविटी या काम की एक्टिविटी पे स्पेशल फोकस करना और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देना, ये होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। इसके मैंने 3-4 एग्जांपल आपको लिए थे समझाने के लिए। एक एग्जांपल लिया था, मान लो एक कंपनी है जो पेन सेल करती है, पेन की काफ़ी अट्रैक्टिव पैकिंग करके सेल करती है, और अट्रैक्टिव पैकिंग की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है कंपनी की। कंपनी ने सर्वे किया मार्केट में, पता चला कंपनी उस पेन को बिना पैकिंग में भी सेल करेगी या किसी नॉर्मल पैकिंग में भी सेल करेगी तो वो पेन बिकेगा, कस्टमर कोई दुखी नहीं होगा। बिना पैकिंग में भी करेगी और नॉर्मल पैकिंग में भी करेगी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पता चला कि जो अट्रैक्टिव पैकिंग है वो एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। कंपनी ने उस अट्रैक्टिव पैकिंग को रिमूव कर दिया और अपनी कॉस्ट को भी कम कर लिया, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई। कॉस्ट भी कम कर ली, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई। ये क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक कंपनी है स्लीपवेल, जो मैट्रेस बनाती है, वो क्या करती है, अपने मैट्रेस के साथ 10 ईयर्स की वारंटी देती है। कंपनी ने सर्वे किया, पता चला कस्टमर उसकी जो वारंटी है, वारंटी की कोई वैल्यू नहीं करता। अगर कंपनी वारंटी देगी भी नहीं तो भी कस्टमर उसकी मैट्रेस को खरीदेगा। तो कंपनी ने क्या किया, वारंटी देना बंद कर दिया, कंपनी की कॉस्ट भी कम हो गई, क्वालिटी भी मेंटेन रह गई। ये क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस। एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी है, वो इंस्टॉलेशन की सर्विस देती है, फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस देती है। कंपनी ने सर्वे किया तो पता चला कि कस्टमर उसकी फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस की वैल्यू नहीं करता। अगर कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन देगी भी नहीं तो भी कस्टमर उसके वाटर प्यूरीफायर को खरीद लेगा। फ्री इंस्टॉलेशन नहीं भी देगी तो भी कस्टमर उसके वाटर प्यूरीफायर को खरीद लेगा। लेकिन वो कस्टमर उस कंपनी की जो आफ्टर सेल सर्विस है उससे दुखी है, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस से दुखी है। कंपनी में जब वो कस्टमर कॉल करता है तो कंपनी टाइम पे कॉल उठाते नहीं है, कंपनी के जो स्टाफ है वो टाइम पे कॉल उठाते नहीं है, टाइम पे रिपेयर वगैरह करने आते नहीं है। तो कंपनी ने पता किया कि जो फ्री इंस्टॉलेशन वाली सर्विस है वो तो एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कंपनी ने उसको तो रिमूव कर दिया। लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस है कंपनी की, वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कस्टमर उससे दुखी चल रहा है, कंपनी ने उस पर स्पेशल फोकस कर दिया, उस आफ्टर सेल सर्विस को और इंप्रूव किया उस पर स्पेशल फोकस करके। तो ये क्या हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस। एक एग्जांपल और ले लो। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कलरफुल बुक्स देता है। उस इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया तो पता चला कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको वो
ब्लैक एंड वाइट बुक भी देगा तो भी वो खुश है, वो स्टूडेंट ब्लैक एंड वाइट बुक मिलने पे भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, मतलब उनका इंस्टेंट डाउट सोल्व हो, इंस्टेंट उनको फैकल्टीज क्या करे, रिप्लाइज करें, ऐसा वो चाहते हैं। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपनी कलरफुल बुक्स को ब्लैक एंड वाइट करवा दिया, कॉस्ट कम कर लिया, क्वालिटी मेंटेन रही। साथ में जो उसका वैल्यू एडेड एक्टिविटी थी, वैल्यू एडेड क्या थी कि आफ्टर सेल सर्विस जो है कि बच्चों का तुरंत डाउट सॉल्व हो, तुरंत उनकी क्वेरीज रिजोल्व हो, उस पर उन्होंने स्पेशल फोकस कर दिया। ये क्या हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये हो गया वैल्यू चेन एनालिसिस, ये हो गया अपना। अब अपन वैल्यू चेन के बारे में देखते हैं डिटेल में। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का जो आइडिया सजेस्ट किया था, ये कंसेप्ट कौन लेके आया था, माइकल पोर्टर लेके आया था। उसने वैल्यू चेन की डेफिनेशन दी कि एक कंपनी डिजाइन करने के लिए, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए या आफ्टर सेल सपोर्ट देने के लिए जो भी एक्टिविटी करती है वो क्या होती है, वैल्यू चेन। और वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड में डिवाइड करना, वैल्यू एडेड पे स्पेशल फोकस करना और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देना। ये क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस। अब वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं ना उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी या सपोर्ट। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी। और उसके बाद देखते हैं कौन सी वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और आफ्टर सेल सर्विस देने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ऐसी एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में और आफ्टर सेल सर्विस देने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है, जो प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है, जो प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है। अब प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी है, होती है 5 होती है प्राइमरी एक्टिविटी। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। अब एक एक करके इनको समझते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, इनपुट को रिसीव करना, आपका जो रॉ मटेरियल है उसको सप्लायर से रिसीव करना, रिसीव करके आपके गोदाम या वेयरहाउस जो है उसमें स्टोर करके रख देना और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या मशीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इनपुट को रिसीव करना, गोदाम वगैरह में, वेयरहाउस वगैरह में स्टोर करके रख देना और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी, मटेरियल को जो आपने सप्लायर से रिसीव किया वो आ जाएगा, मटेरियल की हैंडलिंग आ जाएगी, मटेरियल का सप्लायर से फैक्ट्री तक का ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, मटेरियल का जो वेयरहाउसिंग वगैरह किया वो आ जाएगा। ये सारी एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट बन जाएंगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट बन जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के केस में। अपन अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना या इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्या होता है ऑपरेशन, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, मशीनिंग करना, पैकेजिंग करना, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये सब इसमें आ जाएगा। मशीनिंग करना, पैकिंग करना, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये क्या आ जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जो आपका फिनिश गुड्स तैयार हुआ, जो फिनिश गुड्स तैयार हुआ उसको फैक्ट्री से कलेक्ट करना, उसके बाद वेयरहाउस में स्टोर करके रखना और उसके बाद कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना या कस्टमर को डिलीवरी दे देना। कलेक्ट करना पहले तो फिनिश गुड्स को, वेयरहाउस में स्टोर करना और कस्टमर को डिलीवरी दे देना। ये क्या होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स की वेयरहाउसिंग करना, मटेरियल की नहीं आएगा, मटेरियल की तो कहाँ आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में। तो फिनिश गुड्स की वेयरहाउसिंग करना, कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करना, कस्टमर को डिलीवरी दे देना, ये किसमें आ जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। मार्केटिंग एंड सेल्स, इसका मतलब होता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना। कैसे करवाना, एडवर्टाइजिंग करके, प्रमोशन करने, ये सब किसमें आ जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स में। इसके अलावा प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना भी इसी में आता है कि आप कम प्राइस रखोगे, ज़्यादा प्राइस रखोगे, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, वो इसी में आता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करना भी इसी में आता है। आप ऑनलाइन बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, आप होलसेलर को बेचोगे, रिटेलर को बेचोगे, ये किसका पार्ट होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स का। इसके बाद सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस देना, आफ्टर सेल सपोर्ट देना, आफ्टर सेल सर्विस देना, सर्विस में आ जाता है। जैसे इंस्टॉलेशन की सर्विस देना, रिपेयर की सर्विस देना, वारंटी वगैरह की सर्विस देना, रिप्लेसमेंट वगैरह करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, कस्टमर के क्लेम्स को हैंडल करना, ये सब किसका पार्ट होता है, सर्विस का पार्ट होता है। तो 5 होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। इनपुट को रिसीव करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। ऑपरेशन, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ऑपरेशन होता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जो फिनिश गुड्स रेडी हुआ उसको कलेक्ट करना, स्टोर करके रखना और फाइनल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मार्केटिंग में कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन वगैरह करके। सर्विस में आफ्टर सेल सर्विस देना। ये होती हैं 5 एक्टिविटीज। इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए। इनका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक इंडस्ट्री दे देगा या कोई भी कंपनी का डाटा दे देगा, उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटी दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई मैंने पूरी की पूरी यहाँ कर दी। अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका पूरा ठीक हो जाएगा, वो कभी गलत नहीं होगा। पहले आपको इनके नाम लिखने हैं 5 एक्टिविटीज़ के, उनकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपका पूरा आंसर ठीक हो जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अपन आते हैं, देखो 2 और केस। ये जो प्राइमरी एक्टिविटी देखी अभी तो अपन ने एग्जाम्पल किसके लिए थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए थे। अब इस पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस जो है, वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट है, इसको कोई रिटेल सेक्टर भी अप्लाई कर सकता है क्या, मतलब रिटेल सेक्टर भी इसको
लगा सकता है क्या, इसको यूज़ कर सकता है क्या इस कंसेप्ट को? हाँ कर सकता है रिटेल सेक्टर में। जैसे रिटेल सेक्टर मान लो डी मार्ट है, डी मार्ट को वैल्यू चेन एनालिसिस यूज़ करना है। अब डी मार्ट में दिक्कत क्या होगी, वहाँ कुछ कन्वर्जन होता ही नहीं है, आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते ही नहीं हो, वहाँ इनपुट को आउटपुट में थोड़ी कन्वर्ट करते हैं। डी मार्ट वाले क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं सप्लायर से, ट्रेडिंग करते हैं, वो तो सप्लायर से खरीदते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं, ये काम करते हैं। तो रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर है मान लो या ट्रेडिंग सेक्टर है, तो ये एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो डेफिनेशन तो यही लिखनी है आपको, जो मैंने ऊपर लिखवाई है ना, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस की जो डेफिनेशन लिखवाई है, ये तो यही लिखनी है आपको। लेकिन एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे? तो रिटेल सेक्टर के केस में इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी है दे रखी है, उसमें जो एग्जाम्पल ले रखे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होंगे एग्जाम्पल। तो देखो रिटेल सेक्टर में आप सप्लायर से क्या करोगे, गुड्स खरीदोगे, मतलब बने बनाए गुड्स वगैरह खरीदोगे। तो सप्लायर से गुड्स आप खरीदोगे, या सप्लायर आपको जो डिलीवरी देगा आपके स्टोर तक, सप्लायर जो डिलीवरी देगा वो किस में आ जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में। वो किस में आ जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक में। दूसरा ऑपरेशन में क्या आएगा, जो आप अपना स्टोर चला रहे हो, तो जो आप अपना स्टोर रन कर रहे हो या उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, रनिंग ऑफ स्टोर्स या मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स ऑपरेशन में आ जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, ये सेम टू सेम वही होगा, कस्टमर को अपने गुड्स की, जो भी आपके गुड्स हैं उसकी डिलीवरी देना, जो भी आपने खरीदे सप्लायर से स्टोर में रखे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिलीवरी दे दी, ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक तो सेम होगा, मार्केटिंग भी सेम ही होगी, वही एडवर्टाइजिंग प्रमोशन सेम आएगा, और आफ्टर सेल सर्विस भी सेम होगी, कस्टमर की कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल करना, ये तो सब सेम होगी। लेकिन इनबाउंड लॉजिस्टिक और ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक में, इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा, जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जो रिसीव कर रहे हो सप्लायर से, जो गुड्स रिसीव कर रहे हो, यहाँ गुड्स हो जाएगा, वहाँ इनपुट होता था, यहाँ गुड्स हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन यहाँ चेंज हो जाएगा, ऑपरेशन वहाँ क्या होता था, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, यहाँ इनपुट तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ ऐसा होता है कि इनपुट को अपन आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आप स्टोर चला रहे हो वही क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर्विस सेक्टर वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, सर्विस सेक्टर वाले भी वैल्यू चेन एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। बाकी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम का नहीं होता, सर्विस सेक्टर के लिए एक अलग कंसेप्ट दे रखा है वैल्यू शॉप मॉडल का, जो अपन अभी देखेंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर वाले भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछे स्टेट प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ वैल्यू चेन फॉर सर्विस सेक्टर, तो आपको हमेशा ये वाली लिखनी पड़ती है, ये वाली एक्टिविटीज़ लिखनी पड़ती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और सर्विस। अब उसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तो देखो सर्विस सेक्टर का भी मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई होटल इंडस्ट्री है, तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जैसे होटल इंडस्ट्री होती है, ये पहले किसी वेंडर से सर्विस रिसीव करती है, कुछ सर्विस रिसीव करती है और अपने कस्टमर्स को देती है। पहले खुद रिसीव करती हैं और कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे काफ़ी सारी होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, फूड आउटसोर्स होता है, या लॉन्ड्री की सर्विस आउटसोर्स होती है, वो खुद अपनी होटल में नहीं करवाते, बाहर से करवाते हैं। तो किसी वेंडर से, किसी सप्लायर से सर्विस रिसीव करते हैं, किसी सप्लायर से सर्विस रिसीव करते हैं और कस्टमर को देते हैं सर्विस। तो जो सप्लायर से आपने सर्विस रिसीव करी, आपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए जो सप्लायर से सर्विस रिसीव करी, वो क्या हो जाएगा, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाएगा। या मान लो जैसे कोई सीए फर्म है या लीगल फर्म है या कंसल्टेंसी फर्म है, तो वो क्या करते हैं, क्लाइंट से डाटा रिसीव करते हैं, क्लाइंट को सर्विस देने के लिए क्या करते हैं, क्लाइंट से डाटा रिसीव करते हैं। तो जो आपने क्लाइंट से डाटा रिसीव किया, क्लाइंट से जो डाटा रिसीव किया, वो क्या हो जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाएगा। यहाँ कुछ इनपुट नहीं होता, यहाँ कोई मटेरियल नहीं होता, तो क्लाइंट से डाटा रिसीव किया या किसी वेंडर से आपने सर्विस रिसीव करी, वो क्या हो जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो जाएगा। ऑपरेशन, अब ऑपरेशन में क्या करोगे, यहाँ ना तो इनपुट होता ना आउटपुट होता, ना आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते। फिर ऑपरेशन में देखो क्या लेंगे आप, जो आपने सर्विस परफॉर्म करी है, क्लाइंट के लिए जो आपने सर्विस परफॉर्म करी है, मान लो क्लाइंट के लिए आपने कोई केस हैंडल किया कोर्ट में, तो जो केस कोर्ट में हैंडल किया, सर्विस परफॉर्म करी, वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन। या मान लो आपकी होटल है, तो होटल का जो मेंटेनेंस कर रहे हो, होटल का मेंटेनेंस कर रहे हो, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, तो होटल का मेंटेनेंस करना भी क्या आ जाएगा। या क्लाइंट क्या बोलते हैं, आपके ऑफिस का मेंटेनेंस करना, ऑफिस का मेंटेनेंस करना भी क्या आ जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा। तो सर्विस परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस वगैरह किस में आ जाएंगे, ऑपरेशन। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, यहाँ कुछ प्रोडक्ट होता है नहीं जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो क्या करोगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक में, तो आपके कस्टमर ने जो आपको ऑर्डर किया था वो उसको मिल गया, आपके कस्टमर ने जो ऑर्डर किया था वो उसको मिल गया, ये होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट है, वो भी सर्विस इंडस्ट्री है, तो कस्टमर ने उसको मान लो चपाती ऑर्डर करी थी और दाल फ्राई ऑर्डर करी थी, वो उसको मिल गई क्या, ये क्या हो गया, ये किस में आ जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था वो उसको मिल गया, ये इंश्योर करना किस में आ जाता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। मार्केटिंग सेल्स सेम होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स सेम होगा, एडवर्टाइजिंग करना, प्रमोशन करना वगैरह वगैरह, ये सब सेम होगा। और सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन नहीं होता, सर्विस इंडस्ट्री में कुछ इंस्टॉलेशन रिपेयर नहीं होता। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, कस्टमर की कंप्लेंट्स आपको हैंडल करनी पड़ती है, कस्टमर के क्लेम्स हैंडल करने पड़ते हैं, वो इसमें आ जाएगा, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स। तो ये सर्विस सेक्टर के मैंने यहाँ एग्जांपल बताए, आपको रिटेल सेक्टर के बताए हैं। कभी भी कोई भी केस स्टडी आ जाए, पहले आपको पांचों प्राइमरी एक्टिविटी के नाम लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन हमेशा लिखनी है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्वेश्चन हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले एग्जांपल लिखने हैं, रिटेल सेक्टर का क्वेश्चन हो रिटेल सेक्टर वाले लिख देना, सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन हो सर्विस सेक्टर वाले एग्जांपल लिख देना। इस अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, अगर ये एग्जांपल्स आप याद कर लोगे तो, ये एग्जांपल्स याद कर लोगे तो, जो मैंने रेड कर रखे हैं ये।
अब आते हैं अपन सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी। सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है? 4 होती है। प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करती हैं? ये प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है। प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है। और सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सबके लिए सेम ही होती है, सब कुछ अलग नहीं होता। तो प्रोक्यूरमेंट क्या होती है? असेट्स वगैरह परचेज करना, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना, इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करना, वो परचेज करना किस में आ जाता है? प्रोक्यूरमेंट में। आप सप्लायर से रिसीव करते हो, रिसीव करना तो क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है। लेकिन परचेज करना किस में आता है? प्रोक्यूरमेंट में। अब परचेज करने में क्या आता है कि आप कौन से सप्लायर से परचेज करोगे? सप्लायर एक्स से परचेज करोगे, सप्लायर वाई से परचेज करोगे, आप ऑनलाइन परचेज करोगे, ऑफलाइन परचेज करोगे, ये सब किस में आएगा? प्रोक्यूरमेंट। इनपुट परचेज करना, असेट परचेज करना, आपको हर लेवल पे, देखो हर लेवल पे कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है। ऑपरेशन करते वक्त आपको मशीन परचेज करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के केस में आपको व्हीकल्स वगैरह परचेज करने पड़ जाते हैं। मार्केटिंग करते वक्त आपको मार्केटिंग के लिए पैम्पलेट्स वगैरह परचेज करने पड़ जाते हैं। और सर्विस देने के लिए आपको सर्विस इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ जाते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है। तो उनके लिए उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेना, परचेज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना किस में आता है? प्रोक्यूरमेंट में। किस में आता है? प्रोक्यूरमेंट में। इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपको हर लेवल पे, प्राइमरी एक्टिविटी के हर लेवल पे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। आपको हार्डवेयर नॉलेज होनी चाहिए होती है, आपको टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी एक्टिविटी के हर लेवल पे आपको सॉफ्टवेयर देखना पड़ता है, हार्डवेयर टेक्निकल नॉलेज देखनी पड़ती है, आपको मशीनों को चलाने के लिए नॉलेज होनी पड़ती है। इसके अलावा आपको हर लेवल पे आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लगा के रखते हो। जैसे आजकल ERP का सॉफ्टवेयर हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोसेस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये किस में आ जाएंगे? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ERP, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑटोमेशन, ये किस में आ जाएंगे? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी एक तरीके से। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको प्राइमरी एक्टिविटी के हर लेवल पे एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड होते हैं, हर लेवल पे एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड होते हैं। तो उनका सिलेक्शन कैसे करोगे? उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे? उनका प्रमोशन किस बेस पे करोगे? उनको रिवॉर्ड्स किस बेस पे दोगे? ये सब डिसाइड करना क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी क्या होती है? एक सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे क्या करती है? सपोर्ट करती है। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हर लेवल पे, प्राइमरी एक्टिविटी के हर लेवल पे फाइनेंस देखना पड़ता है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है हर लेवल पे। हर लेवल पे आपको लीगल अफेयर्स देखने पड़ते हैं और आपको कंट्रोल सिस्टम सेट करना पड़ता है। आप बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ये होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो CA की आपकी सब्जेक्ट ऑडिट की, उसमें आपने पढ़ रखा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि आपके बिजनेस में फ्रॉड्स ना हो, एरर्स ना हो, उसके लिए लगाते हैं ना आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि कौन ऑथराइज करेगा वगैरह वगैरह। तो वो होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम आपको रखना पड़ता है। तो सब किस में आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल अफेयर्स, कंट्रोल सिस्टम, ये किस में आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थी सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटी को क्या करती है? हर लेवल पे सपोर्ट करती है, जो प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है। और ये थे वैल्यू चेन एनालिसिस की टोटल एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटी 5 होती है: इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब इनपुट को रिसीव करना, स्टोर करके रखना और फिर मशीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऑपरेशन मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको कलेक्ट करना, स्टोर करके रखना और फिर कस्टमर को डिलीवरी दे देना। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना, प्रमोशन करके, एडवर्टाइजिंग वगैरह करके। सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस देना, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह की सर्विस होगी। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है? जो प्राइमरी एक्टिविटी को हर लेवल पे सपोर्ट करती है। प्रोक्यूरमेंट मतलब कुछ ना कुछ खरीदना और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना कि कहाँ से खरीदोगे, किससे खरीदोगे, ऑनलाइन खरीदोगे, ऑफलाइन खरीदोगे, ये होता है प्रोक्यूरमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज होना, हार्डवेयर वगैरह की नॉलेज होना, सॉफ्टवेयर वगैरह होना, ये सब क्या होता है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जैसे ERP हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब आपको हर लेवल पे एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, तो उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना, रिवॉर्ड वगैरह देना, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको हर लेवल पे फाइनेंस देखना पड़ता है, अकाउंटिंग देखना पड़ता है, लीगल अफेयर्स देखना पड़ता है और एक कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ता है ताकि फ्रॉड्स या एरर ना हो। तो ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आ जाओ वैल्यू चेन एनालिसिस के बेनिफिट्स। 4 बेनिफिट दे रखे हैं। पहला बेनिफिट क्या है? ये फालतू एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करता है और जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है उन पे स्पेशल फोकस करवाता है। और इसको करके आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप अचीव कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? मान लो आपने फालतू एक्टिविटी एलिमिनेट कर दी, आपकी कॉस्ट भी कम हो गई, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई। आपने क्या अचीव कर लिया? कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर लिया। मान लो आपने काम की एक्टिविटी, वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया, स्पेशल फोकस किया तो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो आपने क्या अचीव कर लिया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव कर लिया। तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा, वैल्यू चेन एनालिसिस कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है। तीसरा, वैल्यू चेन एनालिसिस आपको बिजनेस के कोर एरियाज पे फोकस करवाता है, फालतू एरियाज से अलग रखता है, कोर एरियाज पे फोकस करवाता है। और लास्ट है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब एक परफॉर्मेंस चार्ट बना देता है। ये आप जो भी एक्टिविटी करते हो उनका परफॉर्मेंस चार्ट बना देता है कि आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक ऐसा परफॉर्म कर रही है, मार्केटिंग कैसा कर रही है,
क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी कैसा कर रही है, आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक कैसा कर रही है, इसका पूरा परफॉर्मेंस चार्ट बना देता है। फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये 4 बेनिफिट है। एक तो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाने में आपकी हेल्प करता है, कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है, कोर एरियाज पे फोकस करवाता है और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है। कैसे याद करोगे? PCQ, P फॉर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, C फॉर कोर एरियाज ऑफ बिजनेस, अगेन C फॉर कंपटीटिव परफॉर्मेंस और अगेन C फॉर कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये इसके कीवर्ड्स हो गए। आगे आ जाओ। वैल्यू चेन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसकी बुराइयां भी हैं, क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। क्या लिमिटेशन है? ये सर्विस इंडस्ट्री पे इजीली अप्लाई नहीं हो पाता। देखो सर्विस इंडस्ट्री में ना तो कुछ इनबाउंड लॉजिस्टिक होता, ना कुछ आउटपुट होता, ना इनपुट होता, तो क्या कन्वर्ट करोगे? ना कोई ऑपरेशन होता। तो सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई तो हो जाता है लेकिन इजीली अप्लाई नहीं हो पाता। दूसरा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है और मैनेजमेंट के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। मतलब आप सोच रहे हो वैल्यू चेन एनालिसिस छोटा सा होता है, ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी टाइम ले लेता है क्रिएट करने में और इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है तो दिक्कतें दे देता है। तीसरा पॉइंट है ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। इसको बनाने में टाइम भी लगता है और काफ़ी खर्चा भी आता है। अगर आप बाहर किसी CA से या किसी एडवोकेट से इसको बनवाते हो तो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। और लास्ट है ये एक लीनियर अप्रोच फॉलो करता है और जो वैल्यू नेटवर्क बनते हैं, लीनियर अप्रोच फॉलो करता है और जो वैल्यू नेटवर्क बनते हैं उसको इग्नोर कर देता है। मान लो आपने जॉब वर्क के लिए अपना रॉ मटेरियल दिया और जॉब वर्क करके आपने उसको रिसीव भी कर लिया, अब ये जो वैल्यू नेटवर्क बना इसको ये इग्नोर कर देता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो 4 लिमिटेशन है। सर्विस इंडस्ट्री पे इजीली अप्लाई नहीं हो पाता, कॉम्प्लिकेटेड भी है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, टाइम कंज्यूमिंग भी और एक्सपेंसिव भी है और लीनियर अप्रोच फॉलो करता है। याद कैसे करोगे? लीनियर CST, लीनियर अप्रोच के लिए लीनियर, C फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, S फॉर सर्विस इंडस्ट्री और T फॉर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अगला है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। ये क्या बोलता है? अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है तो उसका आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा। आपको 3 तरह के एनालिसिस करने पड़ेंगे या एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है तो उसका एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क या उसका एक बेस तैयार करना पड़ेगा और आपको 3 तरह के एनालिसिस करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस और कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सेगमेंटेशन और कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या बोलता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? ये बताता है कौन? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। आप जिस इंडस्ट्री में हो या जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये बताता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसको अपन पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस। तो आप जिस इंडस्ट्री में हो, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रहने लायक है या नहीं है, इसका फ्यूचर क्या है, ये डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? वैल्यू इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। मैंने क्या बोला? आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रहने लायक है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए या इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। या मान लो आप मेडिसिन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या मान लो आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो किसी आपको नई इंडस्ट्री में जाना है तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक तो इसमें हेल्प करता है। या आप किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो तो वो इंडस्ट्री रहने लायक है या नहीं है, उसे निकल जाना चाहिए या उसमें कंटिन्यू करना चाहिए, ये डिसाइड करने में भी कौन हेल्प करता है? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये 2 चीज़ों में हेल्प करता है, टू टेक डिसीजन ऑफ एंटरिंग इनटू इंडस्ट्री और दूसरा टू असेस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। जो भी आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिसमें हो उसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, वो रहने लायक इंडस्ट्री है या नहीं है, इन 2 चीज़ों में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? इसके लिए अपन को पोर्टर ने, माइकल पोर्टर ने, जिसने वैल्यू चेन एनालिसिस बनाया था, उसने 5 फोर्स दे रखे हैं, 5 फोर्स दे रखे हैं। इनका अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये 5 फोर्स। ये 5 फोर्स का एनालिसिस करके अपन डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये 5 फोर्स मान लो उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आते हैं, उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फेवर में आते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए। अब 5 फोर्स क्या क्या है वो देख लो। 5 फोर्स रखे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स पहला फोर्स, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन या राइवलरी अमंग फर्म्स। ये 5 फोर्स दे रखे हैं। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ये क्या है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स? बायर्स की वो एबिलिटी जिससे वो आपसे प्रोडक्ट की प्राइस को कम करवा सके, बायर्स की वो एबिलिटी जिससे वो आपसे प्रोडक्ट की प्राइस को कम करवा सके, प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को कम करवा सके, ये होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब ये ज़्यादा कब रहती है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स? ज़्यादा कब रहती है? जब बायर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है या बायर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट है, मान लो आप एक पेन बेचते हो, जनरल पेन आपका, तो बायर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वो हज़ारों कंपनीज हो रहे हैं पेन की, तो किसी से भी खरीद सकता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। या मान लो आप जिस इंडस्ट्री में हो या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उसमें बायर्स कैसे हैं? स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स है। स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं तो आपको चिंता रहती है कि बायर्स ही काफ़ी कम है तो कंपटीशन भी ज़्यादा हाई रहेगा। अगर मान लो बायर्स ज़्यादा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार चला भी गया दूसरा आएगा। तो ये हाई कब रहती है? जब वॉल्यूम परचेज बायर क्या करता है? हाई क्वांटिटी में खरीदता है। दूसरा, उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है आपका। तीसरा, उस इंडस्ट्री में बायर्स काफ़ी कम है। तो इस केस में बार्गेनिंग पावर बायर की क्या होती है?
हाई होती है, और बार्गेनिंग पावर बायर की हाई हुई तो उसकी दादागिरी चलेगी। बार्गेनिंग पावर बायर की हाई हुई तो बायर की क्या चलेगी, दादागिरी चलेगी। बायर की दादागिरी चलेगी तो क्या होगा, उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट लो हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर बायर की हाई हुई तो क्या होगा, वो आपसे सेलिंग प्राइस कम करवा लेगा, उसकी दादागिरी चलेगी बायर की, वो आपसे आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कम करवा लेगा। सेलिंग प्राइस आपसे कम करवा लेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर बायर ज़्यादा होती है उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या होता है, लो होता है। जिस इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर बायर कम होती है उसका हाई होता है। तो बार्गेनिंग पावर बायर हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हाई होगी हमेशा, लो भी हो सकती है और हो सकता है मॉडरेट भी हो सकती है। इसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसका मतलब क्या, सप्लायर की वो एबिलिटी जिससे वो आपसे इनपुट की मुंह मांगी प्राइस चार्ज कर सके। सप्लायर की वो एबिलिटी जिससे वो आपसे इनपुट की मुंह मांगी प्राइस चार्ज कर सके। अब ये ज़्यादा कब होती है, ये हाई कब होती है, जब उस इनपुट के जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है, उस इनपुट के उस रॉ मटेरियल के काफ़ी कम सप्लायर्स हैं, काफ़ी कम सप्लायर है, सप्लायर अपनी दादागिरी चलाएगा। दूसरा, वो इनपुट या वो रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है तो वो अपनी दादागिरी चलाएगा। या सप्लायर का जो प्रोडक्ट है आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, आप पूरा का पूरा उस सप्लायर के प्रोडक्ट के भरोसे हो, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है पूरा का पूरा उस सप्लायर के प्रोडक्ट के भरोसे है, तो भी सप्लायर अपनी दादागिरी चलाएगा। और लास्ट है, सप्लायर का जो इनपुट है उसका कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं है, वो तो आपको सप्लायर से ही खरीदना पड़ेगा, कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं है, तो भी वो अपनी दादागिरी चलाएगा। और अगर ये हाई हो गई, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई हो गई, सप्लायर अपनी दादागिरी चलाएगा तो वो आपसे इनपुट की मुंह मांगी प्राइस चार्ज करेगा। आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, इनपुट की ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर सप्लायर अपनी दादागिरी चलाएगा मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा है, हाई है, तो प्रॉफिट क्या होगा उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी क्या होगा, लो होगा। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है तो, अगर लो है तो प्रॉफिट हाई होगा। इसके बाद तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पब्लिक सर्विसेज। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो या जिस इंडस्ट्री में आप हो उसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस है उनके अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा हैं, ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी। कम प्राइस रखोगे प्रॉफिट कम होगा। उस प्रोडक्ट या सर्विस के कम सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, कम सब्सटीट्यूट हैं तो आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, ज़्यादा प्राइस रख के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ये क्या बताता है, आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या जिस इंडस्ट्री में आप हो उसमें कोई आसानी से आ सकता है या नहीं आ सकता, उसमें कोई भी आसानी से आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के बैरियर, इंडस्ट्री में आने के बैरियर कितने कितने, इंडस्ट्री में आने के बैरियर कितने कितने, तो उस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाना पड़ता है, लीगल फैक्टर क्या क्या देखने पड़ते हैं, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी लगानी पड़ती है, कौन कौन सी ऑथराइजेशन या परमिशन लेनी पड़ती है, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर मान लो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, लीगल फैक्टर ज़्यादा देखने पड़ते हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारी परमिशन लेनी पड़ती है, अगर ज़्यादा बैरियर है, कोई आसानी से आ नहीं सकता, तो प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा। जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है जो डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है, तो उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बैरियर है, पैसा भी काफ़ी लगता है, काफ़ी सारे लीगल फैक्टर देखने पड़ते हैं, काफ़ी लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो बैरियर ज़्यादा है, प्रॉफिट क्या है उस इंडस्ट्री का, हाई है। लेकिन मान लो आपकी इंडस्ट्री में कोई भी आसानी से आ सकता है, मान लो पेपर इंडस्ट्री है या प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कम कैपिटल लगती है, तो काफ़ी कम कैपिटल लगती है, कोई लीगल फैक्टर नहीं देखने पड़ते, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो काफ़ी कम बैरियर है, कोई भी आसानी से आ सकता है, तो उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या होगा, उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट लो होगा। हाई बैरियर है, हाई प्रॉफिट होगा। कम बैरियर है, कोई भी आसानी से आ सकता है, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और लास्ट है कंपटीशन। कंपटीशन कैसा है, और कंपटीशन अगर ज़्यादा है, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है, प्रॉफिट लो होगा। अब कंपटीशन ज़्यादा कब रहता है, मान लो उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे फर्म्स है, काफ़ी सारी एंटिटीज है, तो कंपटीशन अपने आप ही ज़्यादा होगा। दूसरा, उस इंडस्ट्री से एग्जिट लेने के बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उस इंडस्ट्री में आप एक बार तो आ गए लेकिन अब एग्जिट लेना मुश्किल है। एक बार आ गए, अब आपको करो या मरो करना है, या तो कुछ करना है या आप बर्बाद हो जाओगे, तो एग्जिट लेना मुश्किल है उस इंडस्ट्री से। तो लोग क्या करेंगे, सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे, आपस में सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हाई कब रहेगा कंपटीशन, जब काफ़ी सारी फर्म्स है और उस इंडस्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल है, एग्जिट बैरियर्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, एग्जिट लेने के बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा, प्रॉफिट लो हो जाएगा। उस इंडस्ट्री का अगर कंपटीशन ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री का, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इन 5 पॉइंट के बेस पे आप देखोगे कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मान लो इन 5 में से 4 या 5 पॉइंट उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आ रहे हैं, मतलब 4 या 5 पॉइंट ऐसे हैं जिससे इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ऐसी इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाओ आप। लेकिन मिक्स आ रहे हैं, कुछ पॉइंट फेवर में, कुछ अगेंस्ट में, तो आप ऐसी इंडस्ट्री में जा सकते हो, या सारे पॉइंट फेवर में तो भी जा सकते हो, या कुछ मिक्स हैं, कुछ अगेंस्ट में कुछ फेवर में, तो भी जा सकते हो। लेकिन 4 या 5 पॉइंट अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट डिसीजन कैसे लेता है, 4 या 5 पॉइंट अगर अगेंस्ट में है तो ऐसी इंडस्ट्री में जाना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आप ज़्यादा प्रॉफिट कभी कमा नहीं पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे, ये बात ये बोलता है। अब सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, ये बिल्कुल सी कैटेगरी टॉपिक है, लेकिन देख लो सेगमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है। आपने डिसाइड किया, मान लो कि आप सीए कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, सीए कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, सीए कोचिंग आपने देख लिया
सीए कोचिंग इंडस्ट्री का आपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लिया, आपने पांचों फैक्टर चेक कर लिए सीए कोचिंग इंडस्ट्री के, तो आपको लगा कि हाँ ठीक है जा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। अब इसमें जा रहे हो आप सीए कोचिंग इंडस्ट्री में, तो सीए कोचिंग इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए या किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहिए? पूरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए या किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहिए? इसको डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो सीए कोचिंग इंडस्ट्री में देखो काफ़ी सेगमेंट होते हैं, एक फाउंडेशन भी होता है, एक आपका इंटर होता है, एक फाइनल भी होता है। तो आपको पूरी सीए कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए या खाली आपको एक पार्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहिए? मतलब खाली आपको सीए फाइनल की क्लास पढ़ानी चाहिए या खाली सीए इंटर की पढ़ानी चाहिए, खाली सीए फाउंडेशन की पढ़ानी चाहिए, या मान लो आपको खाली नॉर्थ में पढ़ानी चाहिए या साउथ में पढ़ानी चाहिए, या आपको हिंदी में पढ़ानी चाहिए या इंग्लिश में पढ़ानी चाहिए? ये सब डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? सेगमेंटेशन। या तो पूरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए या किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहिए, ये हेल्प करने में डिसाइड करता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। ये बोलता है आपकी इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हो, उसके जितने भी सेगमेंट है उन सबको आइडेंटिफाई कर लो। प्रोडक्ट के बेस पे, ज्योग्राफिक बेस पे, कस्टमर के बेस पे जितने भी सेगमेंट बनते हैं सबको आइडेंटिफाई कर लो। तो मैंने सीए कोचिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, फाउंडेशन, एक इंटर, एक फाइनल। एक ऐसा मान लो नॉर्थ वाला एरिया है, एक ईस्ट वाला एरिया है, ऐसा मान लो। एक हिंदी की क्लास है और एक इंग्लिश की क्लास, ये सब आपने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनकी आप सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाओ, सबकी एक सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाओ कि आप फाइनल में क्या करना पड़ेगा, इंटर में क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी एक मैट्रिक्स बना दो। फिर देखो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फाइनल पढ़ाना बेस्ट है, इंटर पढ़ाना बेस्ट है, फाउंडेशन पढ़ाना बेस्ट है, फाइनल हिंदी में पढ़ाना बेस्ट है या इंग्लिश में पढ़ाना बेस्ट है। तो उस अकॉर्डिंग आप देखो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। और एक चीज और देखो कि इनके जो आपने मैट्रिक्स बनाई है ना, हर मैट्रिक्स में सक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो आपने 3 मैट्रिक्स बनाई, या तो फाउंडेशन पढ़ाएंगे या इंटर पढ़ाएंगे या फाइनल पढ़ाएंगे। ये देख लिया आपने देख लिया फाउंडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटर के लिए क्या और फाइनल के लिए क्या। अब इनमें सक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो फाइनल पढ़ाना है आपको, तो फाइनल में आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्वालिटी देनी पड़ेगी। आप नाच गाना नहीं करोगे चलेगा, सब चलेगा, क्वालिटी देनी पड़ेगी। लेकिन फाउंडेशन वालों को पढ़ाना है आपको, तो क्वालिटी थोड़ी कम भी दोगे चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा नाच गाना करना पड़ेगा, थोड़े जोक सुनाने पड़ेंगे, तब जाके वो आपसे पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया कि फाउंडेशन वालों को तो नाच गाना करना पड़ेगा, थोड़ा जोक वगैरह सुनाने पड़ेंगे, क्वालिटी कम चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइनल वालों को क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो ये देख लिया आपने, इस अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब आपको जो बेस्ट लगे उनमें से वो देख लो। और एक चीज़ और देख लो, पूरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए या पार्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहिए, ये और एनालिसिस कर लो कि पूरी इंडस्ट्री में जाना फायदेमंद है या खाली पार्टिकुलर एक सेगमेंट में जाना फायदेमंद है। ये होता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। बिल्कुल फालतू है सेगमेंटेशन एनालिसिस, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं कोर कंपिटेंसीज एनालिसिस। ये क्या बोलता है, कोर कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो कोर कंपिटेंसी मतलब आपके अंदर ऐसे क्या यूनिक स्किल है या ऐसा क्या यूनिक टैलेंट है जो आपको कंपटीटर से अलग खड़ा करता है। मैंने क्या बोला, आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक स्किल है जो आपको कंपटीटर से अलग खड़ा करता है। ये होता है कोर कंपिटेंसी। कोर कंपिटेंसी आती कैसे है, रिसोर्स और कैपेबिलिटी, दो चीज़ लगती है। एक तो पैसा लगता है और एक कैपेबिलिटी लगती है। खाली पैसे से भी नहीं आती और खाली कैपेबिलिटी से भी नहीं आती। तो रिसोर्स और कैपेबिलिटी दो चीज़ें लगती है इसमें। रिसोर्स चाहिए होते हैं और क्षमता चाहिए होती है, तभी आप कोर कंपिटेंसी ला सकते हो। कोर कंपिटेंसी लाके आपको कंपटीटर्स के ऊपर क्या लेना पड़ता है, एडवांटेज लेना पड़ता है, कंपिटिटिव एडवांटेज लेना पड़ता है। और कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज कैसे लोगे, दो तरह के एडवांटेज ले सकते हो, या तो डिफरेंशिएशन एडवांटेज या लो कॉस्ट एडवांटेज, या तो डिफरेंशिएशन एडवांटेज या लो कॉस्ट एडवांटेज। तो आज के ज़माने में अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है, तो कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज लेना पड़ेगा। और वो कैसे लोगे, कोर कंपिटेंसी एनालिसिस करके। दो तरह के एडवांटेज होते हैं, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, लो कॉस्ट एडवांटेज। डिफरेंशिएशन एडवांटेज को अपन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी भी। और लो कॉस्ट एडवांटेज को कॉस्ट लीडरशिप और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी, कॉस्ट लीडरशिप और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझेंगे, ये होते क्या है, इन दोनों का डिटेल अपन अब समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। मैंने बताया था आपको, आप अपनी क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर दो कि बाकियों से कंपैरिजन होना बंद हो जाए। आप अपनी क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर दो कि बाकियों से कंपैरिजन होना बंद हो जाए। यही क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विस के बारे में अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है। मैंने क्या बोला, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि आपका जो प्रोडक्ट है बाकी लोगों से सुपीरियर है, बाकी कंपटीटर से सुपीरियर है, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया आपका। जब आप कस्टमर के माइंड में क्या फिट कर देते हो कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है, तो आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। जब आप कस्टमर के माइंड में क्या फिट कर देते हो, आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है, तो आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। एक बार आपको फिट करना है बस दिमाग में कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है, फिर बाद में कुछ भी करो, लेकिन एक बार दिमाग में फिट करना है। अब जैसे किसने कर रखा है, जैसे एप्पल ने कर रखा है। एप्पल ने कस्टमर के माइंड में फिट कर रखा है उसका प्रोडक्ट क्या है, बाकियों से सुपीरियर है। डव ने, जैसे डव साबुन ने कर रखा है, उस डव साबुन ने कर रखा है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका जो साबुन है बाकी साबुन से सुपीरियर है। जैसे हैवेल्स वायर्स ने कर रखा है, जैसे स्लीप वेल के मैट्रेस ने कर रखा है, जैसे बिग फोर ऑडिट फर्म्स जो हैं इन्होंने कर रखा है कि ये इनकी जो सर्विस है, इनकी जो ऑडिट सर्विस है बाकियों से सुपीरियर है।
अब इन्होंने ये कर दिया तो इसका फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये लोग अपने प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। जैसे एप्पल करता है, कितनी हाई प्राइस चार्ज करता है, डव साबुन करता है, बाकियों के मुकाबले काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करता है। जैसे हेवल्स वायर्स है, हेवल्स वायर्स के वायर काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं बाकी वायर्स के मुकाबले। ऐसे ही स्लीपवेल के जो मैट्रेस आते हैं ना, बाकी मैट्रेस के मुकाबले 3-3, 4-4 गुना महंगे आते हैं। और जैसे बिग 4 जो CA फर्म्स है, ये आपसे ऑडिट की फीस जो लेती है, जो अगर नॉर्मल कोई CA फर्म है वो ऑडिट की मान लो 50,000 लेती है ना, बिग 4 उसी की 5 लाख लेगी। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके ये क्या कर दिया, कस्टमर के माइंड में फिट कर दिया कि इनका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है। इससे फायदा क्या होगा, ये अब अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। अब इसको अचीव कैसे करोगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने का तरीका क्या है, देखो आपको कुछ बड़ा नहीं करना, आप या तो अपनी क्वालिटी को सुपीरियर कर दो, अपने आप क्या कर दिया आपने, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, या आप कुछ इनोवेशन कर दो, कुछ नया इनोवेशन कर दो। मान लो बाकी AC कंपनीज अपनी AC में वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं देती, आपने वाईफाई कनेक्टिविटी देना स्टार्ट कर दिया, कुछ नया कर दिया। या मान लो बाकी मोबाइल कंपनीज फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देती और आपने स्टार्ट कर दिया फिंगरप्रिंट सेंसर देना, आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। तीसरा, आप कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस को सुपीरियर कर दो। कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस को सुपीरियर मतलब आप कस्टमर को टाइमली डिलीवरी देना स्टार्ट कर दो। मान लो बाकी कंपनीज जिस भी इंडस्ट्री में आप हो, उस इंडस्ट्री में बाकी कंपनी टाइमली डिलीवरी नहीं देती, आपने टाइमली डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया अपने आप ही। या आपने वेटिंग टाइम कम कर दिया, वेटिंग टाइम मतलब कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कस्टमर की कंप्लेंट्स है, उनको तुरंत रिजोल्व करो, उनको टाइमली रिजोल्व कर दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग हो जाएगा, बाकियों से सुपीरियर हो जाएगा। तो कुछ बड़ा नहीं करना आपको, या तो क्वालिटी अच्छी कर दो, कुछ इनोवेशन अच्छा कर दो, या कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस को अच्छा कर दो, मतलब टाइमली डिलीवरी दे दो, वेटिंग टाइम कम कर दो, कस्टमर के डाउट्स वगैरह को इनको तुरंत रिजोल्व कर दो। ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में 2 दिक्कतें भी होती हैं, 2 रिस्क भी होती हैं। ये जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है तभी वर्क करती है जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो प्राइस को नहीं देखता, खाली क्वालिटी को देखता है, तो ही वर्क करती है। अगर मान लो कस्टमर प्राइस को देखता है, कस्टमर अगर प्राइस को देखता है ना, तो अगर आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है, उसको ऐसा लगता भी है, तो भी नहीं खरीदेगा वो, तो भी नहीं खरीदेगा। तो कब वर्क करेगी, जब कस्टमर प्राइस को नहीं देखता, खाली क्वालिटी देखता है, ऐसे कस्टमर के लिए ही वर्क करेगी। अगर कस्टमर के मन में आपने फिट कर रखा है आपका प्रोडक्ट बाकियों से सुपीरियर है, काफ़ी लोगों को लगता है कि एप्पल का मोबाइल बाकियों से सुपीरियर है, लेकिन सब थोड़ी खरीद लेते उसके मोबाइल को। जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, जो प्राइस को देखते हैं, वो तो 10-15 हज़ार वाला मोबाइल ही खरीदते हैं, वो उसको थोड़ी खरीद लेते हैं। तो ये काम कब करती है, जब कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तो ही ये काम करती है। कस्टमर प्राइस को नहीं देखता, खाली क्वालिटी को देखता है, तो ही काम करती है। दूसरा, जो कंपटीटर्स है वो आपके डिजाइन एंड फीचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और सेम टू सेम उस जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपके डिजाइन और फीचर को कॉपी कर सकते हैं और सेम टू सेम वैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद था कॉस्ट लीडरशिप या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो, क्वालिटी को मेंटेन करके आप अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो कि आप अपनी सेलिंग प्राइस कम रख पाओ, और जो आपके कंपटीटर्स हैं उस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट को मैच ना कर पाएं और मार्केट से आउट हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मैंने क्या बोला, आप अपनी कॉस्ट को इतना कम कर दो कि आप अपनी सेलिंग प्राइस कम रख पाओ, कम रख के बाकी जो कंपटीटर्स है उसको अचीव ना कर पाएं, उसको मैच ना कर पाएं और मार्केट से आउट हो जाए, मार्केट से बर्बाद हो जाए। ये होता है कॉस्ट लीडरशिप या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। जैसे जियो ने किया, जैसे डीमार्ट ने किया, इंडिगो ने किया, जियो ने किया, डीमार्ट ने किया, इंडिगो ने किया। इंडिगो की फ्लाइट्स ने क्या किया, अपनी कॉस्ट को कम करा, क्वालिटी मेंटेन करी, कम रेट पे उसने फ्लाइट्स की टिकट्स दी, कम रेट पे दी, तो कस्टमर सारे इंडिगो के पास आ गए, इंडिगो से अट्रैक्ट हो गए, इंडिगो से जुड़ गए सारे। और बाकी जो कंपनीज हैं वो नहीं कर पाई कॉस्ट को कम और अपनी प्राइस को कम नहीं कर पाई, तो मार्केट से आउट हो गई। जैसे जेट एयरवेज बर्बाद हो गई, एयर इंडिया भी बर्बादी की कगार पे, अब तो उसको टाटा ने खरीद लिया, फिर भी ठीक हो सकती है, वो बर्बादी की कगार पे चली गई थी वो भी। एक स्पाइस जेट भी है, वो भी बर्बादी की कगार पे, तो इसने सबको बर्बाद कर दिया। ऐसे डीमार्ट ने किया, ऐसा ही जियो ने किया था, उसने अपनी कॉस्ट को कम करा, स्टार्टिंग में फ्री में नेट बांटा, फिर कम प्राइस चार्ज करी, इसने कस्टमर अपने पास अट्रैक्ट कर लिए और धीरे धीरे फिर बाद में प्राइस बढ़ा दी। ये होता है कॉस्ट लीडरशिप या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। आप अपनी कॉस्ट को कम कर दो, क्वालिटी को अफेक्ट मत कर देना, क्वालिटी खराब मत कर देना, क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करो, फिर प्राइस कम चार्ज करो, प्राइस कम चार्ज करके मार्केट को कैप्चर कर लो। और जब कंपटीटर मार्केट से आउट हो जाएं और कुछ लोग ही बचें मार्केट में, तो फिर आप अपनी प्राइस धीरे धीरे बढ़ा दो और जो लोग बचे हुए उनकी जितनी प्राइस चार्ज करके अच्छा प्रॉफिट कमाओ। ये होता है कॉस्ट लीडरशिप या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। अब ये अचीव कैसे करोगे, कॉस्ट को कम कैसे करोगे, तो इसके तरीके बता रखे हैं आपको। आप क्या करो, सप्लायर को सब्स्टिट्यूट करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। आप मटेरियल एक्स को मटेरियल वाई से सब्स्टिट्यूट मत करो, आप क्या करो, मटेरियल एक्स का कोई दूसरा सप्लायर ढूंढो। आप अभी सप्लायर से खरीदते हो, जो सप्लायर से मटेरियल एक्स खरीदते हो वो थोड़ा महंगा देता है, आप कोई दूसरा सप्लायर ढूंढो जो आपको सस्ता दे। आप किसी चीप क्वालिटी के मटेरियल से उसको चेंज मत करो, आप क्या करो, उसको सब्स्टिट्यूट करो, सप्लायर चेंज करो, ताकि आपको सस्ते में मटेरियल पड़ जाए। आप अपने रिसोर्स सब्स्टिट्यूट कर दो,
रिसोर्स मतलब पहले आप लेबर जिस कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपके मान लो लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पहले आप जिस कॉन्ट्रैक्टर से ले रहे थे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है आपसे, आप कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लो, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, कॉस्ट भी कम रहेगी। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो। जैसे आप पहले मान लो 1 लाख यूनिट बनाते थे, आपकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख आती थी, अब आप 2 लाख यूनिट बनाओ, मान लो 2 लाख यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख ही आएगी, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो, अपने आप ही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने को अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तीसरा, आप हाई वॉल्यूम में परचेज करो, सप्लायर से क्या करो, आप हाई वॉल्यूम में परचेज करो ताकि वो आपको बल्क डिस्काउंट दे। आप मान लो अपना जो रॉ मटेरियल है 8-10 सप्लायर से खरीद दो, आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, एक सप्लायर से खरीदो, एक सप्लायर को बोल दो कि मैं सारा का सारा माल तेरे से खरीदूंगा, और उससे हाई वॉल्यूम परचेज करो और उसको बोल दो कि मुझे बल्क डिस्काउंट दे, तो अपने आप ही कॉस्ट कम हो जाएगी। अगला, आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लो, जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती है, सब्सिडी वगैरह देती है, या गवर्नमेंट बोलती है कि अगर पार्टिकुलर एरिया में बिजनेस करोगे तो टैक्स में छूट मिलेगी, वो सपोर्ट लो और अपनी कॉस्ट को कम करो। इसके अलावा आप लर्निंग करके बेनिफिट लो। लर्निंग कर मतलब जब एक ही काम को एक लेबर फोर्स बार बार करती है तो उस काम को करने का टाइम कम हो जाता है और लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है, उसके भी आप बेनिफिट लो। इन सब चीज़ों को करके क्या कर सकते हो आप, कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट लीडरशिप या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में भी रिस्क होती है, 2 रिस्क होती है। एक रिस्क तो क्या है, कंपटीटर्स भी क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट और प्राइस को कम कर सकते हैं। कंपटीटर्स भी क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट और प्राइस को कम कर सकते हैं। दूसरी रिस्क क्या होती है, ज़्यादा कॉस्ट को कम करने के चक्कर में आप क्वालिटी खराब कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्वालिटी को आप इंपैक्ट कर सकते हो, क्वालिटी को खराब कर सकते हो, ये इसकी रिस्क होती है। ये थी आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और कॉस्ट लीडरशिप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दोनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। अब एक होती है फोकस स्ट्रेटेजी, ये कुछ अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती, इन दोनों के बारे में बता रखा है कि जब आप क्या करते हो, आप पूरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते, जब आप किसी पार्टिकुलर कस्टमर को या पार्टिकुलर मार्केट को या पार्टिकुलर बायर ग्रुप को टारगेट करते हो। मैंने बोला आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को या पार्टिकुलर बायर को या पार्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हो, उसे अपन बोलते हैं फोकस स्ट्रेटेजी। जैसे मान लो मारुति कार्स है, वैसे तो इंडस्ट्री के लिए क्या फॉलो करती है, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, वो अपनी कॉस्ट कम रखती है और कम प्राइस में कार सेल करती है। मान लो मारुति कार ने देखा इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जिनको क्वालिटी से मतलब है, जो जितनी अच्छी क्वालिटी देगा या जितने अच्छे इनोवेशन देगा या नए नए फीचर देगा, नई नई डिजाइन देगा, उसकी कार लेंगे। तो मारुति कार ने क्या किया, उन कस्टमर को टारगेट करने के लिए एक 50 लाख रुपए की कार लॉन्च करी, उनको टारगेट करने के लिए। ये क्या हो गया एक तरीके से फोकस स्ट्रेटेजी। अब फोकस में भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कॉस्ट वाला या डिफरेंशिएशन वाला। या तो गरीब लोगों को टारगेट कर सकते हो या अमीर लोगों को टारगेट कर सकते हो। गरीब को करोगे वो कॉस्ट फोकस हो गया, अमीर को करोगे डिफरेंशिएशन फोकस हो गया। जैसे मान लो इंडिगो की फ्लाइट्स है, इंडिया में इंडिगो की फ्लाइट्स क्या फॉलो करती है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। उनकी अपनी इंडस्ट्री में क्या फॉलो करती है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है वो। अब मान लो इंडिगो ने सोचा कि क्यों ना यूएस में बिजनेस स्टार्ट किया जाए। उसने देखा यूएस के जो लोग होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, मतलब वो प्राइस को नहीं देखते, वो कंफर्ट को देखते हैं, वो क्वालिटी को देखते हैं। तो इंडिगो ने सोचा क्यों ना वहाँ के लिए, यूएस के लिए क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। यूएस के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। उसने वहाँ का मार्केट टारगेट किया, वहाँ का जियोग्राफिक मार्केट टारगेट किया। ये क्या है, फोकस स्ट्रेटेजी। एग्जाम में आए फोकस स्ट्रेटेजी की थियरी, तो फोकस स्ट्रेटेजी की थियरी लिख देना। बाकी कोई पूछे कि लो कॉस्ट है या डिफरेंशिएशन, तो आपको यही आंसर देना, या तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। देख के यही आंसर देना आपको, ऐसा नहीं कि फोकस स्ट्रेटेजी वर्ड लिख दो, ऐसा वर्ड नहीं लिखना, लो कॉस्ट या डिफरेंशिएशन। आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो फोकस स्ट्रेटेजी। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको कुछ फर्म्स दे रखी हैं सेम इंडस्ट्री में। जैसे मान लो 2 फर्म दे रखी है मोबाइल इंडस्ट्री की, एक तो एप्पल दे रखी है, एक रियलमी दे रखी है, और उनका इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बेस पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी फर्म कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, लो कॉस्ट फॉलो कर रही है या डिफरेंशिएशन फॉलो कर रही है, कैसे पता करोगे? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है या लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आपको 3 रेशियो निकालने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स और प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कौन कौन से रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स और प्रॉफिट अपॉन सेल्स। इसमें देखो ये दोनों तो ज़्यादा काम के हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स और प्रॉफिट अपॉन सेल्स निकालने पड़ेंगे। जिस भी फर्म के जिस भी एंटिटी के ज़्यादा आए, जिसकी भी एंटिटी के ज़्यादा आए, हायर आए, वो तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, और जिसके लोअर आए, जिसके कम आए, वो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, वो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। आप बोलोगे हायर आएंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? देखो, अगर कोई इंडस्ट्री या कोई फर्म, जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉलो करती है वो, तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट की, अपने मोबाइल की प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है, सेलिंग प्राइस हाई रखती है, काफ़ी वेरिएबल कॉस्ट उसकी नॉर्मल आती है, सेलिंग प्राइस हाई रखती है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा उसका? हाई होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई आएगा। रियलमी बेचारा अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम चार्ज करता है, काफ़ी कम चार्ज करता है, वेरिएबल कॉस्ट तो आती है जितनी आती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो ही आएगा। जबकि जो प्रीमियम प्राइस चार्ज करेगा, जो बंदा प्रीमियम प्राइस चार्ज करेगा, उसका मार्जिन ज़्यादा ही आएगा। ऐसे ही जो बंदा डिफरेंशिएशन करता है, जो इंडस्ट्री डिफरेंशिएशन करती है,
उसको काफ़ी फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है उसको, इसके अलावा रिसर्च पे खर्चा करना पड़ता है, डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो फिक्स कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ऐसी इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो करती है ना, उनका इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको प्रूव करके देखना है तो आप एप्पल का इनकम स्टेटमेंट उठा लेना और बाकी मोबाइल कंपनीज का उठा लेना, ये रेशो निकालना, अपने आप प्रूव हो जाएगा कि एप्पल डिफरेंशिएशन फॉलो कर रही है और ये रियलमी वगैरह है ना, ये कौन सी फॉलो कर रही है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको क्वेश्चन में फर्म्स का डाटा दे रखा है और सेम इंडस्ट्री में है फर्म्स और उनका इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फर्म कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। 3 रेशो निकालो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। जिसका भी हायर आया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जिसका भी लोअर आया लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, हायर आया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, लोअर आया लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ये होगा दोनों तरह की स्ट्रेटेजी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी भी और कॉस्ट लीडरशिप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी। अब इसमें एक पॉइंट है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या बस की है करने की, लो कॉस्ट करने की बस की है या डिफरेंशिएशन करने की बस की है, ये कैसे पता करोगे। जियो ने जब देखा तो जियो को कैसे पता चला कि जियो की औकात क्या है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी करने की, मतलब लो कॉस्ट करने की है। एप्पल ने देखा एप्पल की औकात क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने की। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके लिए दे रखा है अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये टॉपिक दे रखा है, ये एक सी कैटेगरी टॉपिक है, इसका आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन दे रखा है, अपन समझ लेते हैं कैसे करोगे। एक बार दे रखा है तो समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप चेक करोगे इंटरनली आप चेक करोगे कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो क्या। आप इंटरनली क्या करोगे, कॉस्ट को कम करने का चेक करोगे कि कॉस्ट को कम कर सकते हो क्या, आप कहाँ कहाँ कॉस्ट को कम कर सकते हो, कहाँ कहाँ फालतू एक्टिविटी को रिमूव करके कॉस्ट को कम कर सकते हो, कितने अमाउंट में कॉस्ट को कम कर सकते हो, आपकी औकात है क्या कॉस्ट को कम करने की, क्वालिटी को मेंटेन करके, ये देखोगे। अगर ये नहीं बस की आपकी तो आप देखोगे इंटरनली आप कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन कर सकते हो, मतलब कहाँ कहाँ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो क्या, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो क्या, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो क्या, आप लो वेटिंग टाइम कर सकते हो क्या, आप फास्टर डिलीवरी कर सकते हो क्या, आप सुपीरियर इनोवेशन कर सकते हो क्या, या आप सुपीरियर क्वालिटी कर सकते हो क्या। देखो ये पॉइंट दे रखे थे ना, ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते, ये देखोगे आप। तो आप मान लो कर सकते हो तो कितना खर्चा आएगा वो पूरा इवैल्यूएशन करोगे। अब आपकी बस की है क्या करने की, आपकी औकात है क्या उसको करने की औकात हो, ठीक है ये कर दोगे। डिफरेंशिएशन करने की औकात है तो डिफरेंशिएशन करो, कॉस्ट कम करने की औकात है तो वो करो। लेकिन एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको आज के ज़माने में बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अब तीसरा पॉइंट है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। ये क्या है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस इसकी एक डाइजेस्ट आई थी ना अपनी केस स्टडी की, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन बैंक में कवर कर लिया टोटल। तो मैंने क्लास में करवाया था आपको क्वेश्चन वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का। अब वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस क्या है, एक तरीका बताता है आपको, एक तरीका क्या बताता है कि आपको एक अल्टरनेट तरीका बताता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का और कॉस्ट लीडरशिप लेने का। क्या तरीका बताता है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक पेन मैन्युफैक्चरर है, एक पेन मैन्युफैक्चरर है, इसके सप्लायर भी हैं और इसके रिटेलर्स कस्टमर है। ये पेन बना के रिटेलर्स को सेल करता है। अब पेन मैन्युफैक्चरर को अपने बिजनेस में या तो डिफरेंशिएशन करना है या कॉस्ट लीडरशिप करना है। उसने देखा आप उसके खुद की बस की तो है नहीं, तो उन्होंने एक तरीका बताया अल्टरनेट तरीका, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का। अल्टरनेट तरीका क्या बोलता है, पेन मैन्युफैक्चरर क्या करे, पेन बनाने वाला सप्लायर से मान लो ये खरीदता है, प्लास्टिक खरीदता है, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदता है। ये क्या करे, इस सप्लायर को एक्वायर कर ले, मतलब सप्लायर के बिजनेस को खरीद ले, मतलब एक तरीके से प्लास्टिक बनाना खुद स्टार्ट कर दे। मैंने क्या बोला, पेन मैन्युफैक्चरर क्या करे, अपने सप्लायर को ही खरीद ले, या जो सप्लायर काम करता है इसके लिए वो काम ये खुद कर ले। तो सप्लायर इसको प्लास्टिक देता है तो ये प्लास्टिक बनाना खुद स्टार्ट कर दे, प्लास्टिक भी खुद ही बनाए, इन हाउस बनाए, आउटसोर्स ना करे, प्लास्टिक भी खुद ही बनाए। पेन तो बनाता है, ये प्लास्टिक भी खुद ही बनाए। तो ये अपने सप्लायर को ही एक्वायर कर ले, एक तो तरीका ये है, सप्लायर को ही एक्वायर कर ले। एक तरीका है सप्लायर को एक्वायर कर ले। अब सप्लायर को एक्वायर करेगा तो इसको फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या हो सकता है। अब ये प्लास्टिक खुद बनाएगा, खुद बनाने में इसकी कॉस्ट कम आएगी। अभी सप्लायर से खरीदता है, महंगा पड़ता है, प्लास्टिक खुद बनाएगा घर में, क्या पता इसकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम हो गई, अपने आप ही क्या कर दिया, कॉस्ट लीडरशिप कर लिया, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई, कॉस्ट भी कम हो गई। दूसरा, मान लो सप्लायर से अभी प्लास्टिक खरीदता है, सप्लायर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं देता इसको, अब ये खुद बनाएगा प्लास्टिक, या सप्लायर के बिजनेस को खुद खरीद लेगा, तो अब ये खुद घर में बनाएगा प्लास्टिक,
तो प्लास्टिक अच्छा बनेगा, मतलब प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होगा तो पेन भी अच्छा बनेगा, जो इसका प्रोडक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो अपने आप ही क्या हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो गया। तो दोनों काम हो गए ना इस काम से। अब अगर ये सप्लायर के बिजनेस को खरीदता है, या जो सप्लायर जो काम करता है ये खुद के अंदर इंटीग्रेट करता है, मैंने क्या बोला, या तो सप्लायर के बिजनेस को खरीदता है या सप्लायर जो काम करता है ये खुद के अंदर इंटीग्रेट करता है, मतलब वो काम खुद करने लग जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये सीए इंटर में आपने पढ़ रखा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। दूसरा, ये पेन मैन्युफैक्चर क्या करे, अभी तो ये रिटेलर को पेन सेल करता है और रिटेलर एंड यूजर को या कंज्यूमर को इसके पेन सेल कर देता है। ये क्या करे, पेन मैन्युफैक्चरर इस रिटेलर को खरीद ले, अपने रिटेलर को ही खरीद ले, या जो रिटेलर जो काम करता है ये पेन मैन्युफैक्चरर खुद करने लग जाए, मतलब खुद अपने स्टोर के थ्रू पेन बेचने लग जाए या खुद अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन पेन बेचने लग जाए। मतलब रिटेलर जो काम करता है ये पेन मैन्युफैक्चरर खुद करने लग जाए, या तो या रिटेलर को ही खरीद ले। अब आप बोलोगे रिटेलर को खरीदने से क्या फायदा होगा। देखो मान लो अभी पेन मैन्युफैक्चरर के जो पेन ये रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर को बेचता है, बीच में रिटेलर का मार्जिन रिटेलर खा जाता है। अब ये रिटेलर को हटा देगा तो पूरा मार्जिन किसको मिलेगा, पेन मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तो ये अपना सेलिंग प्राइस थोड़ी कम कर सकता है, सेलिंग प्राइस कम करके ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी टाइप में जा सकता है। दूसरा, अभी मान लो इसके पेन में कोई दिक्कतें आती है, कंज्यूमर को दिक्कतें आती है, तो कंज्यूमर रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर क्या करता है, उन दिक्कतों को ध्यान नहीं देता, रिटेलर बोल देता है इसके पेन बेकार है, आप मत लो, कोई और ले लो। तो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को रिटेलर ठीक से हैंडल नहीं करता। अब पेन मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर खुद को, मतलब रिटेलर को खरीद लेगा, पेन मैन्युफैक्चरर खुद पेन बेचेगा, तो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स 1 to 1 इसके पास आएंगी। ये उनको आराम से क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, उनको आराम से रिजोल्व कर पाएगा, मतलब ये क्या कर पाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर पाएगा, क्वालिटी इंप्रूव कर पाएगा। तो ये काम भी इसका हो सकता है अगर रिटेलर को खरीदने से। अगर ये रिटेलर को खरीदता है या रिटेलर वाला काम खुद करता है, रिटेलर को खरीदता है या रिटेलर वाला काम खुद करता है, मतलब अपने कस्टमर को खरीदता है या कस्टमर वाला काम खुद करता है, तो इसको अपन बोलेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। यही होता है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। या तो सप्लायर वाला काम आप खुद करो, सप्लायर को खरीद लो, या कस्टमर वाला, कस्टमर आपका होलसेलर या रिटेलर, कस्टमर को खरीद लो या कस्टमर वाला काम आप खुद करो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। सप्लायर को खरीदोगे, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, अपने होलसेलर या रिटेलर को खरीदोगे तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये था वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। मॉड्यूल में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा, लेकिन इसकी केस स्टडी डाइजेस्ट में थी, इस कारण मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल में पूरा करवा दिया। मॉड्यूल में दे रखा है लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। अब अगर आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा। एक तो आपको 2 प्रोडक्शन लाइन मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मान लो अपने सप्लायर को खरीद लिया, अब आपको प्लास्टिक भी बनाना पड़ेगा, पेन भी बनाना पड़ेगा, तो 2 प्रोडक्शन लाइन आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी। एक आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट, आइडल कॉस्ट, ये आपकी बढ़ सकती है। और एक पॉइंट है, कंपटीटर से कंपीट करने में डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा मैनेजमेंट के फोकस का, क्योंकि मैनेजमेंट का ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि आप 2 प्रोडक्शन लाइन मैनेज कर रहे हो, प्लास्टिक भी खुद बना रहे हो और पेन भी खुद बना रहे हो। अब मैनेजमेंट 2 जगह ध्यान देगा तो उसका फोकस डाइवर्ट होगा और कंपटीटर से कंपीट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। ये कुछ इसके इफेक्ट होंगे। अब बेनिफिट क्या होंगे, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हो सकता है आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप कर दो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में और कॉस्ट लीडरशिप करने में आपको ताकत मिलेगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने की और कॉस्ट लीडरशिप करने का आपको एक रास्ता मिलेगा। एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा, आप कंज्यूमर जो है, एंड यूजर जो है, उनके स्पेसिफिकेशन को समझ पाओगे कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिटेल के बिजनेस को ले लिया तो उसकी पूरी समस्या जो होती है कंज्यूमर की वो आप समझ पाओगे। इसके बाद लिमिटेशन क्या है, एक तो ऑपरेटिंग रिस्क, आपको 2 लाइन मैनेज करनी है, तो ऑपरेटिंग रिस्क तो आएगी, साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फ्री में मिल जाएगा आपको ये सारा, तो पैसा भी लगाना पड़ेगा। दूसरा, इतना सब करने के बाद भी हो सकता है कस्टमर आपके पास आए ना, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इतना सब करने के बाद क्या पता कि कस्टमर इतने ना आ पाए जितना आपने सोचा था कि हाँ इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ये था एक वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। वैसे पूरा एनालिसिस जो था ना, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल लिंकेज, बिल्कुल काम का नहीं है, सी कैटेगरी है, लेकिन जो था मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया। स्टेडीमेट प्लस डाइजेस्ट सब इसमें कवर हो गए, A to Z चीज़ें अपनी कवर हो गई। अब अगला टॉपिक आते हैं वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन। वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन ये क्या है, ये बेसिकली सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए बेसिकली बनाया गया है। कुछ लोग सोचते हैं इसको वैल्यू चेन एनालिसिस की जगह बनाया गया, ऐसा नहीं है, वो दोनों चीज़ें अलग है। वैल्यू चेन एनालिसिस अलग है, वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन जो है ना ये अलग है। तो वैल्यू शॉप मॉडल, सर्विस वैल्यू चेन सर्विस इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, देखो सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका क्लाइंट आपसे काफ़ी समय के लिए जुड़ जाता है। मान लो आप ऑडिट सर्विस देते हो तो क्लाइंट आपसे काफ़ी टाइम तक ऑडिट सर्विस लेता है। ऐसे ही मान लो एक बैंक है, किसी बंदे ने उसमें बैंक अकाउंट खुलवाया, तो वो काफ़ी समय के लिए उस बैंक से जुड़ गया, उसका काफ़ी समय के लिए क्या बन गया, क्लाइंट बन गया। ऐसे मान लो आपने मुझसे क्लास ली,
तो आप मेरे स्टूडेंट बन गए, आपके एग्जाम्स तक मेरा क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है कि आपके डाउट्स वगैरह मैं रिजोल्व करूँ। तो कस्टमर को क्या होता है, सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। आपका जो कस्टमर होता है, आपका क्लाइंट होता है, वो आपको से काफ़ी समय के लिए जुड़ जाता है। तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको हैंडल करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए मॉडल बनाया गया है। उनको सोल्व करने के लिए मॉडल बनाया गया है। देखो, सर्विस इंडस्ट्री में जो वैल्यू चेन एनालिसिस होता है ना, वो कुछ काम का नहीं होता, वो आप करोगे भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला मॉडल काम का होता है। क्यों काम का होता है? क्योंकि इसमें क्या है, आपको सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर की, उनको आपको सोल्व करना होता है, उनको टाइमली आपको रिप्लाई देना होता है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। कस्टमर को एक बार आपने सर्विस दे दी, ऐसा नहीं है कि बस काम हो गया आपका खत्म। प्रोडक्ट के केस में तो क्या है, आपने प्रोडक्ट बेचा, काम हो गया। सर्विस दे दी एक बार आपने, वो कस्टमर आपसे काफ़ी समय के लिए जुड़ जाता है। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम आए तब तक उनको हैंडल करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। और ये क्या करता है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, उसका सॉल्यूशन देता है ये मॉडल। अब सॉल्यूशन कैसे देता है? ये रिसोर्स इकट्ठे करता है। क्या करता है? ये रिसोर्स इकट्ठे करता है। 3 चीज़ों से सॉल्यूशन देता है। एक तो पीपल, एक नॉलेज और मनी। 3 चीज़ें लगा के सॉल्यूशन निकालता है, पीपल, नॉलेज, मनी। खाली पीपल से भी सॉल्यूशन नहीं जाता, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और पैसे की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो ये रिसोर्स इकट्ठे करता है सॉल्यूशन देने के लिए या प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए रिसोर्स इकट्ठे करता है। रिसोर्स क्या क्या? पीपल, नॉलेज, मनी इकट्ठे करता है। पीपल, नॉलेज, मनी इकट्ठे करता है। अब इस मॉडल में भी क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। जैसे पोर्टर वाली वैल्यू चेन में होती थी ना, सेम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। लेकिन इसको और उसको कंपेयर मत कर लेना कि वो इसकी जगह, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछे कोई सर्विस इंडस्ट्री का कि स्टेट प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन, आपको हमेशा वही लिखनी है। ये मॉडल कब लिखना है आपको? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछे या बोले कि एक सर्विस इंडस्ट्री है, बताओ क्या फायदेमंद रहेगा सर्विस इंडस्ट्री के लिए, ये लगाना फायदेमंद रहेगा। वैल्यू चेन एनालिसिस करना कोई फायदेमंद नहीं है, कुछ काम का ही नहीं है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में ना तो इनपुट होता है, ना कोई ऑपरेशन होता, ना कोई आउटपुट होता, तो कुछ होता ही नहीं है, तो फालतू होता है, वो काम का नहीं होता। लेकिन अगर पूछे कि प्राइमरी एक्टिविटी बताओ आप सर्विस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन की, तो भी आपको वही बतानी है, दिमाग में फिट कर लेना, वही बतानी है आपको। ये तो स्पेसिफिकली कोई पूछे तब बताना है, या कोई बोले कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए बताओ कौन सा मॉडल लगाएं, वैल्यू चेन एनालिसिस लगाएं या ये लगाएं, तो ये लगा सकते हो। ये ज़्यादा काम का है, वो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ये लगाना जरूरी है क्योंकि कस्टमर की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब इस मॉडल में क्या होती है, मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी तो जो पोर्टर वाले मॉडल में होती थी, सेम टू सेम वही है। सेकेंडरी एक्टिविटी सेम टू सेम वही है, प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जो प्राइमरी एक्टिविटी है यहाँ पे अलग है। क्या है? प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल, इवैल्यूएशन। इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जोमेटो मान लो एक सर्विस इंडस्ट्री है, जोमेटो। अब जोमेटो ने मान लो ये मॉडल लगा रखा है। कौन सा मॉडल लगा रखा है? वैल्यू शॉप मॉडल, सर्विस वैल्यू चेन लगा रखा है। अब मान लो किसी पर्सन ने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, मान लो पाव भाजी ऑर्डर करी और गलती से बर्गर आ गया। पाव भाजी ऑर्डर करी थी किसी पर्सन ने, बर्गर आ गया। काफ़ी बार ऐसा होता भी है, आप भी कभी कभी फूड मंगवाते होगे तो आपको पता होगा कि आप कुछ और ऑर्डर करते हो, आ जाता है कुछ और। तो अब उस पर्सन ने क्या किया, जोमेटो वालों को ये बात बताई। कैसे बताई? जोमेटो वालों ने उसको, एक तो आपको नंबर देते हैं, या तो नंबर पे बता दिया या चैट का ऑप्शन देते हैं, चैट के थ्रू। तो जोमेटो वालों ने आपकी प्रॉब्लम फाइंड कर ली। कैसे फाइंड कर ली? या तो कॉल पे फाइंड कर ली जो उन्होंने नंबर दिया था, या चैट पे फाइंड कर ली। आपकी प्रॉब्लम फाइंड उन्होंने कर ली। अब आपके और जोमेटो के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या होगा? डिस्कशन हुआ। आपने बताया कि मैंने बर्गर ऑर्डर, क्या बोलते हैं, मैंने पाव भाजी ऑर्डर की थी, बर्गर आ गया। अब जोमेटो वाला आपको ऑप्शन देंगे, बोलेंगे चलो हम ऐसा करते हैं, हम वापस पाव भाजी भिजवा देते हैं, आप बर्गर भी रखो, पाव भाजी हम भिजवा देते हैं, या हम आपको आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। आपने बोला, आपको ऑप्शन दे दिया, आपने बोला कि आप मेरे को पैसा रिफंड कर दो। उन्होंने आपको पैसा रिफंड कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जो भी आपने उनको बोला, और उन्होंने आगे कंट्रोल लगाया, इवैल्यूएशन लगाया कि आगे ऐसी गलती ना हो, ताकि उनको नुकसान ना हो, तो उन्होंने कंट्रोल लगा लिया। ये क्या हो गई? ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। मान लो एक कोचिंग इंडस्ट्री है जो ऑनलाइन क्लास देती है बच्चों को, लैपटॉप क्लास या मोबाइल क्लास देती है, एन्क्रिप्शन करके, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू एन्क्रिप्शन करके देती है। अब क्या हुआ, एक बच्चे को क्लास दी, उसके 2 महीने बाद उस सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई, क्लास नहीं चलती उसके लैपटॉप में। बच्चे ने क्या किया, कोचिंग इंडस्ट्री को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया। तो व्हाट्सएप या कॉल करके बच्चे की प्रॉब्लम कोचिंग इंडस्ट्री को पता चल गई, प्रॉब्लम फाइंड कर ली कोचिंग इंडस्ट्री ने कि बच्चे की क्लास नहीं चल रही। अब बच्चे के बीच में और कोचिंग इंडस्ट्री के बीच में डिस्कशन हुआ कि क्या हुआ, कैसे क्लास अटक गई, क्या हुआ, ये सब डिस्कशन हुआ। अब कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बच्चे को क्या दिया, ऑप्शन दिए, या तो आप ऐसा करो कि ये क्लास आप दूसरे मोबाइल में शिफ्ट करवा देते हैं, नई सीरियल की जनरेट करके दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो ऐसा करो आपकी क्लास मोबाइल में दूसरे लैपटॉप में शिफ्ट कर देते हैं या दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर देते हैं, या आप ऐसा करो इस लैपटॉप को फॉर्मेट करो, फिर से आपको इस लैपटॉप में क्लास डाल देते हैं। बच्चे ने बोला कि आप ऐसा करो, मेरी क्लास दूसरे लैपटॉप में शिफ्ट कर दो। आपने उसको एग्जीक्यूट किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उसको एग्जीक्यूट किया और आगे कंट्रोल लगा लिया कि ऐसी गलती आगे ना हो।
कंट्रोल लगाया इवैल्यूएशन की, आगे आगे ऐसी गलती ना हो, ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये काम आती है 5 स्टेप। पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हो आप कस्टमर की, प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए डिस्कशन करते हो, कस्टमर को सॉल्यूशन के लिए आप अल्टरनेटिव देते हो, फिर वो जो आपको कस्टमर बोलता है कि ये वाला आप एक्सेप्ट कर लो, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो, फिर आप कंट्रोल या इवैल्यूएशन लगाते हो कि आगे ऐसी गलती ना हो। ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटी सेम होती है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको हर लेवल पे यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो प्रोक्योरमेंट काम आता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हर लेवल पे आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर लेवल पे आपको बंदे लगाने पड़ते हैं, काम वाले लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर लेवल पे आपको अकाउंटिंग देखनी पड़ती है, लीगल अफेयर्स वगैरह देखने पड़ते हैं, फाइनेंस वगैरह देखना पड़ता है। तो सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटी इनको सपोर्ट करती है। ये था आपका वैल्यू शॉप मॉडल और सर्विस वैल्यू चेन, डिटेल में अपन ने देख लिया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये भी एक सी कैटेगरी टॉपिक है, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये भी आपने सी इंटर में पढ़ा होगा, एसएम में। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये क्या है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। आप देखना हर कंपनी का एक मिशन होता है, एक मिशन स्टेटमेंट होता है, एक विजन स्टेटमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है। आप खोल के देखना, गूगल करना, आपको मिल जाएंगे। अब मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है? कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, ये बोलता है मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट क्या बोलता है? कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जियो का मिशन स्टेटमेंट क्या है? जियो क्यों एग्जिस्ट करती है? वो इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाना चाहती है। ये जियो का क्या हो गया? मिशन स्टेटमेंट। जियो का विजन स्टेटमेंट क्या होगा? कंपनी क्या अचीव करना चाहती है? जियो अचीव करना चाहती है कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना चाहती है। ये उसका क्या हो गया? विजन स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही मान लो एप्पल का मिशन स्टेटमेंट क्या है? कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है एप्पल? वो यूजर्स को या अपने कस्टमर्स को बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देना चाहती है, वो कस्टमर्स को बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देना चाहती है। और एप्पल का विजन क्या है? कंपनी क्या अचीव करना चाहती है? एप्पल मोबाइल इंडस्ट्री में हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना चाहती है, मोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 रहना चाहती है। ये उसका क्या हो गया? विजन स्टेटमेंट हो गया। तो मिशन स्टेटमेंट आपके कस्टमर के लिए होता है एक तरीके से, विजन स्टेटमेंट आप क्या खुद के लिए क्या अचीव करना चाहते हो वो होता है। अब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या बताता है? कंपनी को अपने मिशन और विजन को अचीव करने के लिए, कंपनी को अपने मिशन और विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने मिशन और विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये बोलता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, विजन स्टेटमेंट कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कंपनी को अपने मिशन और विजन को अचीव करने के लिए, कंपनी को अपने मिशन और विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये होता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। और ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। डिटेल में मैं इसके सारे टॉपिक्स कवर करवा चुका आपको रिवीजन में। जो भी स्टार्टिंग में टॉपिक देखे थे अपन ने, सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसमें 1-2 टॉपिक सी कैटेगरी थे, तो अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सी कैटेगरी था, और एक ये विजन मिशन वाला भी थोड़ा सा सी कैटेगरी था। एक बार अपन मॉड्यूल और देख लेते हैं, तो जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। देखो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर 1 था आपका। जो टॉपिक थे देखो इसमें यहाँ लिख रखे, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट देखा था अपन ने, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी देखा था, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव भी देख लिया अपन ने। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट तीनों देख लिए, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर, वैल्यू चेन। इसके बाद स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, ये तीनों एनालिसिस भी देख लिए, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटेंसी, सेगमेंटेशन। और ये अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये तीनों भी देख लिए, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल लिंकेज। मतलब ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कवर कर लिया। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखो, इसकी लिमिटेशंस कवर कर ली अपन ने, इसकी जो भी लिमिटेशंस थी वो अपन ने कवर कर ली। फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपन ने देखा, इसको कवर किया। कुछ एग्जांपल बने हुए हैं, एग्जांपल मैंने सारे आपको क्लास में बता दिए, रिवीजन वीडियो में क्लास में बता दिए। वही एग्जांपल है, कुछ अलग से एग्जांपल नहीं है, मैंने सारे बता दिए। इसके बाद अपन ने इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस भी कवर कर लिया। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स देखे तीनों, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, फिर उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और एक वैल्यू चेन एनालिसिस। तीनों कंपोनेंट्स है। वैल्यू चेन एनालिसिस में डिटेल में देखा अपन ने, प्राइमरी एक्टिविटी, इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी, ये सब देख लिया अपन ने। इसके बाद आया अपना वैल्यू चेन एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये तीनों चीज़ें देखी। सबसे पहले इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, पोर्टर की जो 5 फोर्स का एनालिसिस, वो अपन ने डिटेल में पूरा कवर कर लिया, पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लिया। ये क्वेश्चंस अपन ने टोटल क्लास में कवर करे थे, टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए थे, A to Z क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी कवर है, ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी सारे कवर है। फिर अपन ने कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस देखा, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस पूरा देखा। एक सेगमेंटेशन एनालिसिस भी अपन ने देखा। सेगमेंटेशन एनालिसिस के अलावा कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में इन दोनों का मतलब डिफरेंशिएशन एडवांटेज और लो कॉस्ट एडवांटेज के बारे में डिटेल में अपन ने समझा, क्या क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में अपन ने देख लिया। इसके बाद अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको क्या करना चाहिए उनमें से, आपकी क्या बस की है, वो अपन ने देखा। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस देखा, जो बिल्कुल सी कैटेगरी था। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस देखा, जो बिल्कुल सी कैटेगरी था। ये वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस देखा, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया।
इसके बाद विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, लास्ट में ये देख लिया, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव देख लिया एक तो, और एक आपका ये टॉपिक था अपना, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, ये पूरा चैप्टर अपन ने डिटेल में कंप्लीट कर लिया, टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन भी अपन ने टोटल कवर कर लिए थे, टोटल क्वेश्चन अपन ने इसके कवर भी कर लिए थे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।